बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी के एक न्यू एपिसोड पढ़ने लगे हैं। शुरू करते हैं नावल मदारी। इसने लाइसेंस मुझे वापस कर दिया। शानदार गाड़ी है तुम्हारी। मैंने कहा ये मेरी नहीं, मेरा मतलब है मिस्टर जेम्स की है। वो मानी के अंदाज में मुस्कुराने लगा। ये दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस किसका है? मैंने कहा ये मैंने अभी बैग से निकाला है, पता देखने के लिए, जोली के घर का पता। इसने अचानक अपनी नाक को मेरे करीब लाकर सूसू की और मेरा मुंह सूंघा। मैंने कहा तुम्हें यकीन नहीं आया मेरी बात पर? मैंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी। मेरा ख्याल है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे लहजे से पता चलता है कि तुम नशे में हो। मैंने एहतजाज किया कि यह गलत है। ओके, अभी पता चल जाएगा, ज़रा इधर आओ। वो गाड़ी से चंद कदम आगे गया। मैंने जल्द इसे अपनी जान छुड़ाने के लिए बड़े सब्र और क़ुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया। मेरा कोई सख्त जवाब इसे मुश्तिल कर देता तो वो मुझे अपने साथ भी ले जा सकता था और पुलिस स्टेशन में मुझे अल्कोहल टेस्ट देने पर मजबूर कर सकता था। कुछ साबित ना होने पर वो मादरत के साथ मुझे रुखसत कर देते, लेकिन इस चक्कर में मेरा बहुत वक्त बर्बाद होता। पुलिस मैन ने सड़क पर चाक से एक लकीर लगाई। प्लीज़ इस लकीर पर सीधा चल के दिखाएं। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के सामने फैला लें। थैंक यू। ये डूब टेस्ट की सबसे सादा किस्म थी। नशे में किसी शख्स के लिए एक सीधी लकीर पर चलना दुश्वार हो जाता है। इसके कदम इधर उधर से उधर पड़ते हैं। शराब के नशे में होने का इल्ज़ाम मेरे लिए इश्तियाल अंगेज़ी नहीं, रुस्वाकुन भी था। इससे पहले वो अपने रवैये से ये शख्स ज़ाहिर कर चुका था कि शायद मैं खालिस वलायती औरत को बेहोश करके इसके बैग को खाली कर रहा था। ऐसी घटिया हरकत एक रंगदार इंडियन ही कर सकता है और वाज़ेह तौर पर एक मुतअस्सिब ज़हन रखने वाला शख्स था। मैंने गहरी सांस ली और लाइन के आगाज़ पर खड़ा हो गया। अब मैं बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने जिस्म में एक अजीब सी सनसनी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मन पे ही नशा हो रहा हो। इस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैंने अपने सामने फैले हुए हाथों में खफीफ सी लर्जी देखी तो न जाने क्यों मुझे इस लकीर पर चलने से खौफ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। मेरे कदम दाएँ बाएँ पड़े और भी यह साबित हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं वाकई नशे में हूँ। किसी वजह के बगैर मुझे अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ। आखिर मुझे इतना डरने की क्या ज़रूरत है? मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि पुलिस मुझे नशे का टेस्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाएगा या चालान करके मुझे टिकट बना देगा। मुझे गिरफ्तार बहरहाल नहीं कर सकता। मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया, फिर दूसरा। चंद कदम के बगैर लकीर ख़त्म हो गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा अब तुम मुतमईन हो? इसने बेयकीनी से सर हिलाया। तुम जा सकते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम इतने नर्वस और बेहाल क्यों लगते हो? मैंने कहा शायद इसलिए कि ऐसी मुश्किल में पहले कभी नहीं पड़ा। वो जाते जाते रुका। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं? मैंने कहा इतनी शराफत के साथ तुम वो सवाल कर सकते हो? वो बोला क्या तुमने कोई और ड्रग ली है? कैसी ड्रग? बाज़ार में बेशुमार हैं उन जो नौजवान लेते हैं बेखुदी और सरशारी के लिए, जोश और जुनून के लिए। मैंने कहा नो, मुझे इससे ज़्यादा सरगोशी और जोश की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई जो फितरी तौर पर मेरे मिजाज में है। इस मंतकी जवाब ने इसे ज़रूर कायल किया होगा कि इसने मुझसे माजरत की और हाथ मिलाकर रुखसत हुआ। मैंने वतन अजीज़ की पुलिस के रवैये को याद किया। एक बार खुद मुझे इसका बहुत तलख तजर्बा हुआ था जब रात के वक्त किसी तकरीब से वापसी में मुझे देर हो गई। एक राउंड अबाउट मोड़ काटते हुए गाड़ी ज़रा सी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई क्योंकि सड़क पर मोबाइल ऑयल पड़ा हुआ था जिस पर से गाड़ी के पिछले पहिए स्लिड कर गए थे। मेरी कोशिश के बावजूद गाड़ी फुटपाथ से टकरा के रुक गई। फिर इससे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स करता दो पुलिसमैन नमूदार हो गए जो रात को राइफलें कंधे पर लटका के गश्त करते थे। पुलिस इसे हिफाजती गश्त का नाम देती थी, मगर दर हकीकत ये मर्डर गश्त सुनसान सड़कों पर शिकार करने और सुबह दम भरी जेब घर जाने का जरिया थी, और शायद आज भी है। दोनों पुलिस वालों ने बिला तजद्दुद मुझसे शराब पी के गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इनमें से एक ने मेरे मुंह से उठने वाली शराब की बूँद सूंघ ली और दूसरे ने मुतालबा किया कि मैं गाड़ी की तलाशी दूँ ताकि शराब की वो बोतल मेरे जुर्म के सबूत के तौर पर बहक सरकार जब्त की जा सके जिससे मैं ड्राइविंग करते हुए पी रहा था। जाहिर है इस इल्ज़ाम ने मुझे मुश्तिल कर दिया और तलब कलामी का नतीजा ये निकला कि मुझे थाने ले गए। रास्ते में एक ने इशारे में वाज़ेह किया कि मैं चाहूँ तो मामला ख़त्म हो सकता है, मगर मैं ख़ुद को ना मामला फहम साबित करना चाहता था और ना मुकमका के मूड में था। इस इल्ज़ाम के बाद मैं कानून के नुमाइंदों को धमकी दे चुका था कि मैं इन्हें मुअत्तल करा के छोड़ूंगा। थाने पहुँच के मैंने अखबार के दफ्तर फ़ोन किया तो इन पर अपनी हमाकत की संगीनी का इंशाफ हुआ और इसके बाद वही हुआ जो कानूनी फितरत है। ताकतवर के सामने कमज़ोर अपनी हार मानने पर मजबूर होता है। इनकी खुदी जो पहले बहुत बुलंद थी नीचे गिर के मेरे कदमों में लौटने लगी। ये बात यकीनी है कि अगर मेरा दोस्त एक न्यूज़ एडिटर ना होता तो 400 नज़र किए बगैर मेरी गुल्लू खलासी ना होती। और चूँकि मेरा जुर्म संगीन था, मैंने कानून को धमकी दी थी और थाने जाने की धमकी से नहीं डरा था, इसलिए मेरी सज़ा भी दुगनी चौगनी रकम के जुर्माने तक होती। पुलिस छोटे छोटे अफसरान बाला को टालने की माहिर होती है। चुनांचे किसी एसपी या डीआईजी कर्नल से ऊपर के ओहदे का फौजी अफसर या कम से कम डीसी के ओहदे का ब्यूरोक्रेट्स या फिर मुल्जिम का बिलावास्ता ताल्लुक़ प्रेस से हो तो थाने में एक फ़ोन से मुश्किल आसानी हो जाती है, वरना फिर सौदा नकद होता है। जैसी आसामी या जैसा इसका जुर्म वैसा ही बाइज़्ज़त रिहाई का मुआवजा। शरीफ आदमी एक रात किसी हवालात में गुजार आए तो इस वक्त इसकी ज़हनी अजियत लग होती है, और यह राज फाश हो जाए तो दोस्त अहबाब और ख़ानदान वालों को मुँह दिखाने की ज़हनी अजियत अजाफ़ी। सब यही समझते हैं कि वो रात भर नंगा उल्टा लटका जूते खाता रहा होगा, खा कुछ भी ना हुआ हो। मैंने सुकून का सांस लेकर गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैं
पुलिसमैन के रवैये शक आमेज़ रवैये पर गौर किया। आखिर वो क्यों समझ रहा कि मैं नशे में हूँ, जबकि इसका मकसद मुझे हरासा करके रकम बटोरना हरगिज़ नहीं था। अजीब बात यह है कि खुद मैंने अपनी ज़हनी और जिस्मानी हालत में एक नाकाबिले बयान से तब्दीली को महसूस किया। मेरा वजूद बिल्कुल वैसे ही सरूर की कैफियत में डूबने लगा था जैसी पुलिसमैन के ख्याल के मुताबिक ड्रग लेने से पैदा होती है। मैं किसी वजह के बगैर बहुत खुशो खुरम था और इस कैफियत में मुझे बेसुध नज़र आने वाली जोली से नफरत बेसबब और बेजवाज़ लगी। वो हसीन थी और इसका जवान जिस्म कशिश की सारी तवानाइयों से मामूर था। मज़ीद ये कि इसने मेरे साथ एक दोस्ताना रवैया निभाने में बड़े खलूस और बड़ी जुरात का मुजाहरा किया था। सफाकी से इसके जज्बात को मजरू करना और इसे किसी खारिश ज़दा कुतिया की तरह धुतकारना बड़ा गैर इंसानी रवैया था। क्यों ना मैं इसे जगा के इसे मादरत कर दूँ, मैंने सोचा और तलाफ़ी के तौर पर इससे कहूँ कि चलो घर के बजाय कहीं और चलते हैं। मेरे दिल में एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जोली के साथ किसी नाइट क्लब में जाऊँ जहाँ पुरशोर खून की गर्दिश को तेज़ करने वाली और हजान खैज़ मौसीकी हो और वहाँ मैं जोली के साथ रक्स करूँ, या इससे कहूँ कि चलो किसी बीच पर या क्लब में स्विमिंग करते हैं। मेरा जी चाहता था कि मैं घोड़े की सवारी करूँ, उसे बकटर दौड़ाता हुआ इतनी दूर ले जाऊँ कि बिलाखिर थक के गिर जाऊँ, और ये मुमकिन नहीं तो इसी गाड़ी को शहर से बाहर किसी ऐसी सड़क पर ले जाऊँ जहाँ हद रफ्तार ना हो और मैं 150 किलोमीटर की रफ्तार से ड्राइविंग कर सकूँ। मेरे जिस्म में जैसे फालतू ताकत भर गई थी और मेरी हालत वाकई LSD का नशा करने वाले जैसी हो रही थी। जो सरूर की कैफियत में ये समझता है कि पहाड़ की चोटी से हज़ारों फुट गहरी वादी में कूदने से इसे कुछ नहीं होगा, वो अगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ना चाहे तो इसे जीने या लिफ्ट की ज़रूरत नहीं, वो सुपरमैन की तरह एक जकन में ऊंचा होकर छत पर उतर सकता है। जोली ने अचानक आंखें खोल के मुझे देखा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खैर कहीं भी ले जाओ, मुझे क्या। मैंने इसे मुस्कुरा के देखा। वैसे तो मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा था। क्या हाल है अब तुम्हारा? हाल क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा तुमने बहुत पी ली थी। वो तो तुमने भी पी ली थी, तुम्हारा क्या हाल है? मैंने इसकी बात पर गौर किया। मैंने भी पी थी? नहीं, ये गलत है। वो मुझ पर झुक गई। स्वीट हार्ट, दुनिया में बहुत कुछ गलत है। मैंने इससे इत्तेफाक किया, ये तो है, और हम तुम मिलकर इसे ठीक भी नहीं कर सकते। मैंने कहा लेकिन तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने शराब पी थी। अगर वो पुलिसमैन सुन लेता तो क्या होता? मैंने कहा तुम्हारी गवाही पर मुझे टिकट दे देता। टिकट? कहाँ का टिकट? ज़ाहिर कैपरी का या बाली का? और डार्लिंग कितना अच्छा होता हम दोनों, मैं और तुम सीधे वहाँ चले जाते। मुझे अब सख्त प्यास महसूस हो रही थी और यूँ लग रहा था जैसे मेरा बदन बुखार में मुब्तला होने लगा है। जोली का घर आया तो मैंने इसके गालों पर थपकी दी। गाड़ी कहाँ पार्क करनी होगी? इसने गुनगुना के कहा छोड़ो यहीं, वो ले जाएगा खुद ही, गुड ओल्ड मैन जानता है। मैंने कहा ओके, तुम्हारा अपार्टमेंट किधर है? वो हंसी और दरवाज़ा खोल के उतर गई। तुम क्या समझते हो मुझे इतनी मदहोशी है कि मैं अपने अपार्टमेंट को भी याद नहीं रख सकती? चलो, अगर मैं इस कमर में हाथ डाल के सहारा ना देता तो वो गिर जाती। तुम चल सकती हो जोली। नाइट सर, किसी ने मेरे पीछे से कहा। मैंने पलट के देखा तो गार्ड की वर्दी में एक 50-50 साल का दाढ़ी वाला और सेहतमंद नेगरू मुस्कुरा रहा था। नाइट, गाड़ी तुम ले जाओगे? जोली ने कहा यस, ही इज़ द ग्रेट मैन जो हर बार मेरी मदद के लिए आ जाता है। नेगरू ने कहा मैं गाड़ी को गैराज में लॉक करके चाबियाँ आपको दे जाऊँगा। सर, मैडम इज़ ओके। मैंने सर हिलाया। यस थैंक्स। जोली ने कहा अपार्टमेंट की चाबी बैग में है। मैंने जोली को सहारा देकर इसके बैग में हाथ डाला। चाबियों के साथ कुछ और चीज़ें भी थी, मेरे हाथ में आ गई। मैंने बाकी चीज़ें वापस डाली तो एक टॉफ़ी नीचे, ऐसी एक टॉफ़ी मैं कुछ देर पहले खा चुका था। मैंने नीचे से टॉफ़ी उठाई। ये क्यों बैग में लिए फिरती हो तुम? ऐसे ही अच्छी लगती है मुझे। अभी तुमने भी खाई थी, कैसी थी? मैंने कहा मज़े की थी। वो मेरे साथ चलने लगी। एक और खा के देखो, मज़ा दुबाला हो जाएगा। मैंने टॉफ़ी मुंह में रख ली। जोली मेरे जिस्म के सहारे पर चलती हुई जीना तक गई। फिर जीना आ गया। इसने बड़ी मकबूल नज़रों से मेरी तरफ देखा। अब मेरे लिए इसके सवा चारा न रहा कि मैं इसे उठा के ऊपर ले जाऊँ। वो मुझे हैरत अंगेज़ तौर पर रेशम के ढेर की तरह हल्की लगी। अपार्टमेंट का ताला खोलना एक और मुश्किल मरहला बन गया। वो मेरी गोद में और मुझसे किसी चिपकली की तरह चिमटी हुई थी। मेरे दोनों हाथ इसका बोझ उठाए हुए थे, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी बेबसी ये थी कि जोली के करीब की सारी नरमी, गर्मी और महक मेरे हवास को मखमल कर रही थी। अचानक वॉचमैन फिर नमदार हुआ। वो कार की चाबियाँ मेरे हवाले करने आया था। क्या मैं आपकी मदद करूँ सर? प्लीज़, मैंने कहा, और चाबियाँ छोड़ दें। इसने नीचे गिरने वाली चाबियाँ उठा के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल दिया और शब्बा खैर कह के लौट गया। अंदर सिर्फ एक लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी में जोली को इसके बेडरूम तक पहुँचाना मुश्किल नहीं था। मैंने इसे बेड पर लिटाया तो मुझे प्यास के शदीद तर होने का एहसास हुआ। मेरे हलक में अब कांटने से पड़ रहे थे, लेकिन इससे ज़्यादा एक जज्बाती नाताकती का एहसास था जो मुझे मगलूब कर रहा था। और मेरा ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि मैं जोली के फैलाए हुए दाम होप्स में अपनी असीरी का खुद ही तमाशा हूँ और ख़ुद ही तमाशाई हूँ, और इससे रिहाई मेरे इख्तियार में तो गया, मेरी ख्वाहिश भी नहीं। जैसा कि मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ और समझ में आया, मेरे जज्बात में दीवानगी की ये आग और बेखुदी और ख़ुद जोली ने ऐसी होशियारी से भड़काई थी। क्या मेरे लिए हवस के अंधे कुएं में छलांग मार के ये आग ना बुझाना इतना ही नामुमकिन था जितना सहरा के किसी आबला पाजा ये लब पे मुसाफिर के लिए इस गिलास को मुँह ना लगाना, जिसके बारे में वो जानता हो कि आप नहीं, पेशाब है, नापाक है और हराम। वो जो कहते हैं कि मोहब्बत में सब जायज़ है, क्या हराम और क्या हलाल। तो जोली ने इसी मकूले की सदाकत को बड़ी मक्कारी से आजमा के सच साबित कर दिया। जब मुझे अपनी तरगीब के जाल में गिरफ्तार करने में नाकाम रही तो इसने बिलावास्ता तौर पर मुझे ख़रीदने की कोशिश की।
आकिल के हाथों भेजा जाने वाला 1 लाख पाउंड का चेक इसके मुंह पर वापस न मारना मेरी शिकस्त का पहला सबब था। ये चेक मैंने कबूल नहीं किया था मगर लौटाया भी नहीं था, जिससे जोली को अपनी कामयाबी का यकीन ज़रूर मिल गया था। इसकी दावत कबूल करके मैंने इसे यकीन की तक़वियत पहुँचाई थी, लेकिन जैसे ही इसे एहसास हुआ कि मेरी क़ुव्वत इरादी इसकी शिकस्त का सबब बन सकती है, इसने इखलाकी पस्ती की आखिरी हद को अबूर करना भी जायज़ समझा और बड़ी गुनाहगार मासूमियत के साथ शराब से इनकार करने वालों को एक बज़र टॉफ़ी पेश कर दी। ये गालिब की ज़ुबान में दम हमरंग जद में थी। ये टॉफ़ी नहीं थी, ये आतिश सियाल भी नहीं थी, मगर ये जज्बात की आतिश ज़दगी का सारा शैतानी सामान रखने वाली वो गोली थी जो प्लास्टिक की खूबसूरती गुड़िया जैसे आग लगाने वाले बम की तरह थी। जिस राह पर आदमी चला ना हो, इस पर किसी गड्ढे में गिरने से कैसे बच सकता है, ख़ुसूसन इस वक्त जब तारीकी में इसकी आंखें देखने की सलाहियत से भी महरूम हो। जब मेरी आंख खुली तो गुनाह आदम की संगीनी का मफलूज कर देने वाला एहसास रफ्ता रफ्ता अपने पूरे भयानक रूप में मेरे सामने आने लगा। मैंने खुद को देखा, फिर हवा की इस बेटी को देखा जिसने मुझे अपने ईमान और इकान की जन्नत से निकलवाने के लिए शैतान से मदद ली थी। मर्द होने के बावजूद और मर्दों के बालादस्त माशरे में महफूज होने के बावजूद मैंने खुद को इस मजबूर और बेबस लड़की की तरह महसूस किया जिसकी इज़्ज़त किसी हवस पेशा माशरे ने धोखे से लूट ली हो। मैं जितना हुजल था इससे कहीं ज़्यादा मुश्तिल था और मैंने कोशिश भी की कि जोली को खबर होने से पहले वहाँ से निकल जाऊँ, इसे अपनी फ़तह पर खंदाजन हो कि मुझे मज़ीद बेआबरू करने का मौका न फराहम करूँ। लेकिन मेरे उड़ते ही वो भी जाग गई और इसने बड़ी गरूर आमेज़ बेशर्मी के साथ मुझे रोकने की कोशिश की। तुम नाराज़ होकर जा रहे हो स्वीट हार्ट? मैंने इसे एक झाँप पर रसीद किया। जलील औरत, तुम एक फाहिशा हो। वो बेड पर गिर के हंसने लगी। चलो इतना तो माना तुमने कि मैं औरत हूँ, और औरत ये भी साबित कर दिया कि तुम मर्द हो। इसकी हंसी मेरे आतिश इश्ताल को हवा देने लगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जोली। वो हंसते हंसते बेहाल हो गई। मार दो स्वीट हार्ट, अपने हाथों से मेरा गला घूंट दो। अब मरते वक्त मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकी। इसने मेरे हाथ अपनी गर्दन पर रख लिए। मत छुओ मुझे। मैंने अपने हाथ के एक झटके से छुड़ाए। जिसे तुम अपनी जीत समझ के खुश हो वो तुम्हारी कितनी बड़ी इखलाकी शिकस्त है। वो हंसती रही। ये जो रिश्ता है ना स्वीट हार्ट, ये जो जज्बा है, इसका भला इखलाकियत से क्या ताल्लुक? तुम इडियट हो अगर ऐसा समझते हो। मैंने बाहर का रुख करते हुए कहा, मैं नफरत करता हूँ तुमसे जोली। इसने चिल्ला कर कहा, झूठ बकते हो तुम। मेरे हिस्से की मोहब्बत मुझे दे दी है तुमने, तुम इसके इनकार नहीं कर सकते। मैंने पलट कर कहा, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। गो टू हेल। इसने शीशे का नाजुक जाम मुझ पर खींच मारा। मैं भी अब वो शरीफ ज़ादी नहीं हूँ जो ज़िंदगी के एल्बम के हर सफ़े पर एक ही तस्वीर को देख देख के खुश होने का ड्रामा करती रहे और इसे अपनी वफादारी कहे। मैं एक फाहिशा हूँ, यही कहा था ना तुमने। नाउ गेट लॉस्ट। इसके साथ ही गिलास दरवाजे से टकराया और एक छन्नाके से इसका शीशा मेरे आईने पंदार की तरह चकनाचूर हो गया। मैं अपनी तज़लील को कबूल करते हुए सर झुकाए बाहर निकल आया। बाहर दिन का उजाला था। सूरज की रोशनी वही थी। आसमान और ज़मीन के दरमियान कुछ भी नहीं बदला था। लोगों के मसरूफ़ मुतवक्कर शादमान चेहरे वही थे। ज़िंदगी का सारा गहमा गमी वही थी, मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी का उजलापन और इसका हुस्न जो कल था वो आज नहीं है। इसके रंग शर्मसारी की धुंध में डूब गए थे। मैं यहाँ तक कि मुझसे छू के जाने वाली हवा की सरगोशी में भी तनाजनी थी। जज्बात का वो आईना तो इंसान के अंदर होता है, जिसमें से कायनात कभी दुख में डूबी हुई थी नज़र आती है तो कभी मुस्कुराती हुई। लेकिन हर एहसास आर्जी होता है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए आने वाले वक्त के साथ मुफाहमत किए बिना गुजारा नहीं। मैंने अपने ज़मीर की अदालत में अपना सबरी कोर्ट मार्शल किया और सारे एक तरफा दलाल खुद अपना वकील सफाई बन के दिए। फिर मैं मुसन्निफ़ बन गया और मैंने इस्तगासा सारे दलाल मुस्तरद किए और ख़ुद को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। धोखे, जबर या दीवानगी की हालत में सरदर्द होने वाले किसी जुर्म या गुनाह का कोई मुआखज़ा नहीं। नीयत का हाल सबसे बेहतर खुदा जानता है। चुनांचे जब मैं अपने घर पहुँचा तो मैं वैसा ही बन गया जैसा मैं गुजर जाने वाली रात से पहले था। एनी ने दरवाज़ा खोलते हुए बिगड़ना शुरू कर दिया। ये क्या है भैया, कहाँ चले गए थे आप इस फाहिशा के साथ? मैंने कहा, दिमाग ख़राब है तेरा? ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया तूने कि मैं जोली के साथ था? आप खुद बता के गए थे। क्या बता के गया था? यही कि आप इसके साथ डिनर पर जा रहे हैं। आखिर मुझे छोड़ने आए तो आप नहीं थे। बहुत इंतज़ार किया मैं, फिर सो गई। रोशनी ने बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, ओहो, क्यों आते ही शाह साहब के पीछे पड़ गई हो? एनी ने कहा, सुबह आपको नहीं देखा तो मैंने आकिल को फ़ोन किया। 1 घंटे में इन्होंने हर जगह मालूम कर लिया। मैंने हंस के कहा, वो सहाफ़ी की दुम। इसने अपने रवायती अंदाज में पूछा होगा, हॉस्पिटलों, मुर्दा खानों और थानों से। तो आप कहाँ थे भैया? मैंने कहा, मैं एक थाने में था। क्यों? मैंने कहा, कल रात पता चला कि यहाँ वैसे पुलिसमैन भी रहते हैं जैसे अपने पाकिस्तान में है। मैंने गाड़ी ले ली थी किराए पर। जोली को छोड़ के वापस आ रहा था कि एक मोड़ पर गाड़ी स्केट कर गई। वहाँ सड़क पर थोड़ा सा तेल था और कुछ और। इधर गाड़ी फुटपाथ से टकरा के बंद हो गई। इधर आ गया एक पुलिसमैन टहलता हुआ और मुझे थाने ले गया। आपने बताया नहीं उसे? बताया था यार, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं नशे में ड्राइविंग कर रहा हूँ। दरअसल इसने मेरी खासी तलक कलामी हो गई थी। मुझसे बेनोशी का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कहने लगा कि मैंने पता नहीं कितने मुसलमान को शराब पी के गाड़ी चलाते और हंगामा करते पकड़ा है। जाहिर है इसके बाद मुझे थाने ले गया और वहाँ इन्होंने मामूल के मुताबिक टेस्ट लिए,
रोशनी बोली, लेकिन इन्होंने तुम्हें रात भर रोका, ये ज़्यादती है। मैंने कहा ज़्यादती है तो है, फिर क्या मैं वकील कर लूँ और इन पर केस कर दूँ बिला वजह एक शरीफ शहरी को हरासा करने का। एनी ने कहा चलो छोड़ो भैया, लेकिन तुम तो फ़ोन कर देते ना कम से कम। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मेरा ख्याल था कि घंटे 2 घंटे में जान छूट जाएगी, लेकिन वहाँ देर होती चली गई। फिर मैंने कार हायर एजेंसी वालों को बुलाया, गाड़ी भी थाने पहुँच गई थी। इसका मामूली सा नुकसान हुआ था, सामने का एक टाई रॉड टेढ़ा हो गया था। मैंने मुरम्मत के अखराजात अदा कर दिए। फ़ोन की घंटी बजने लगी तो एनी दूसरे कमरे में चली गई। हस्बे तवक्का ये आकिल का फ़ोन था जो अपनी तफ्तीश में नाकामी के ताज़ा तरीन नताइज से एनी को आगाह करना चाहते थे। एक कायम मकाम ससुर के लिए शायद वो इतना मुतफक्किर ना होता, मगर एक दूल्हा की हैसियत से इस पर लाजिम था कि अपनी दुल्हन को परेशान देखे तो इससे खुद से इससे ज़्यादा परेशान नजर आए। जितना झूठ मैंने एनी से बोला था इतना ही फ़ोन पर सुना के एनी ने कहा चलो अब दफ़ा करो, मिट्टी पाओ। और जवाब में आकिल ने वैसे तो ठीक ही कहा होगा कि हाँ खैर से बुद्धू घर को आए, मगर ये मुहावरे का सच भी एनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। इनका फिलबदिया झगड़ा शुरू हो गया। नहीं आकर तुमने ये कहा कैसे कि लौट के बुद्धू घर को आए? क्या मेरे भैया बुद्धू हैं? बुद्धू तुम खुद। मैंने रोशनी से कहा तुम्हारी प्यारी हमशीरा चली गई। इसने कमरे की तरफ देखा, वो इतनी सुबह उठने की आदि कहाँ है? रोज़ सुबह होते सोती है, दोपहर के बाद उठती है। रात भी हम 3 बजे तक बातें करते रहे। क्या मैं पूछ सकता हूँ किन मामलात पर? हाँ दरअसल वो तुमसे मेरी शादी के हक़ में नहीं है। रोशनी ने कहा लो किसी और से करा देते हैं तुम्हारी शादी। वो सिरे से शादी के हक़ में ही नहीं है। रोशनी ने कहा कुदरती बात यह है कि मैंने कहा लेकिन मैं बहरहाल शेरी नहीं हूँ, ये तुम भी जानते हो। मेरे जानने या जानने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है? वो बोली मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किस गलती का? मैंने तन से पूछा। मुझे तुम पर एतमाद करना चाहिए, अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा तुम्हारा मिजाज और रवैया सुबह शाम बदलता है, अभी वक्त है सोच लो ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। इसने एक ठंडी सांस ली। सोचने से कुछ नहीं होगा शाहजी, क्योंकि चॉइस नहीं है मेरे पास। बोगर्स कैसे चूज़र्स हो सकते हैं? मैंने कहा नहीं चॉइस है तुम्हारे पास, तुम पहले ऑप्शन के मुताबिक चल सकती हो। 60,000 पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट के रोज़ से तुमको सिर्फ मेरी बीवी का रोल अदा करना है, बीवी बन के नहीं रहना। मैं दूसरे ऑप्शन को अपनी एक जज्बाती गलती समझ लूँगा कि मैंने तुम्हें हर लिहाज से मुनासिब पा के हकीकी ज़िंदगी में अपना शरीक हयात के तौर पर साथ रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसकी आंखों से एक कतरा अशक टपक गया। मैं क्या करूँ शाहजी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है इस दुनिया में, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन। मुझे डर लगता है, वसवसे सताते हैं। मुझे अपनी क़ुव्वत फ़ैसला पर भरोसा नहीं रहा। और फिर इतना अरसा मैं तुम्हारे साथ गुजारा, मैं कंफ्यूज रही, झूठ और सच की भूल भलियों में भटकती रही। मुझे तुम पर एतबार करना चाहिए था या नहीं, ये फ़ैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फ़ैसला तुम्हारा था, जैसे तुम अपनी शराइत पर मुझसे कबूल कराना चाहते थे। मैंने अब सोच लिया है कि मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे, जैसा भी चाहोगे। मैंने कहा फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा। मसले तो पैदा होंगे बाद में। शीरी सिगरेट होंठों दबाए दमोदार हुई और हमारे करीब वाले सोफ़े पर वलायत काबिल एतराज़ हालत में गिर गई। इसका आधा अधूरा आस रात भर में और बदहाल हो गया था, मगर इसे परवाह न थी। मैंने इसकी तरफ देखने से गुरेज किया। बाद में जब ये बेवकूफ़ लड़की ताहयात गुलामी के अहदनामे पर दस्तखत कर देगी। इसने सिगरेट का धुआं छत की तरफ छोड़ा, जिसे निकाह कहते हैं। मैंने कहा तुम रात भर में इसे कायल नहीं कर पाई? इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। मैंने कहा इसकी जगह तुम होती तो क्या करती? मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलती, लेकिन कुछ तब्दीली के साथ। 60,000 पाउंड की रकम बहुत कम है। अगर मैं कारोबारी जहन से सोचता तो इसे आधी रकम में तुम जैसी किसी लड़की को हायर कर लेता। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हारी माहाना आमदनी क्या है। इससे तुम मेरी बेवकूफ़ी कहो या शराफत के मैं दाश्ता रखने का कायल नहीं। अक्सर लोग इसे मेरी जज्बाती हमाकत कहेंगे कि मैंने रोशनी को शादी की पेशकश कर दी। मेरा पारा चढ़ गया। रोशनी ने बहन को आंखें दिखाई तो मेरे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी मत करो। वो बड़ी ढाई से अपनी बात पर अड़ी रही। ये रकम 1 लाख पाउंड तो होनी ही चाहिए थी कम से कम, और निकाह के बाद यह हक महर अदा हो जाना चाहिए। मैं बरहमी से बोला मैं अपनी छोटी बहन की शादी कर रहा हूँ और हक महर है सिर्फ 1,000 पाउंड। तुम ये समझते हो कि तुम कोई रिस्क नहीं ले रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी बहन रिस्क ले रही है। ऑफ कोर्स, इसने खुद तस्लीम किया है। रोशनी ने कहा लेकिन मैं कोई रिस्क इंश्योरेंस क्लेम लेना नहीं चाहती। शीरी ने अफसोस से सर हिलाया। पागल लड़की, ये तेरा हक है। ऐन शरा के मुताबिक शोहर हक महर फ़ौरन अदा करने का पाबंद है। मैंने कहा देखो मैं किसी फजूल बहस में पढ़ना नहीं चाहता। फजूल? इसने सिगरेट के 1.5 इंच लंबे टुकड़े को एशट्रे में मसल दिया। तूने देखा रोशनी, ये है वो खालिश शोहर, ना रवैया ना ये मजाजी खुदा का है। इससे बहस मत करो, बस इनकी अतात करो, इनकी खिदमत करो कनीज़ों की तरह। इनके पाँव की जूती बन के रहो तो जन्नत में जाओगी, दुनिया चाहे जहन्नम से बदतर हो जाए। रोशनी ने गुस्से से कहा बंद कर अपनी फजूल बकवास। मैं तेरे भले की बात कर रही थी रोशनी, तू अपनी भलाई बुराई अपने पास रख। शीरी ने कहा क्यों? तू मुझे लेक्चर नहीं देती थी अखलाकियात पर? मेरी ज़िंदगी में कितना दखल देने की कोशिश की तूने, मेरा जीना अजाब कर दिया था। रोशनी ने हाथ जोड़े। अच्छा बाबा, मेरी गलती माफ़ कर दे। तूने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारी, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दे। शीरी हंसने लगी। टेक इट इजी सिस्टर। ये बड़ा अच्छा हुआ कि एनी ने मुझे आवाज़ देकर बुला लिया। आकिल तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा फ़रागत हो गई तुम्हें अपनी लड़ाई से। यहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है।
शादी वाले दिन भी दूल्हा दुल्हन लड़ रहे हैं फ़ोन पर। आकिल ने कहा, मैं ज़रा जा रहा था लड्डू बांटने। मैंने कहा, शादी से पहले ही? शादी के नहीं, अपने गुमशुदा नामज़द ससुर के मिलने की खुशी में। मैंने कहा, एनी ने तुम्हें बता दिया होगा? वो बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम थाने से ही लौट आए, जेल चले जाते तो मेरा क्या होता? तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ता? सर जी, आज मेरी खाना आबादी का दिन था, मैं क्या बारात लेकर जेल आता? मैंने हंस के कहा, इसमें कानूनी कबाहत तो कोई नहीं, वो जो मिस कबाहत है ना, आपकी आतिशफ़िशा हमशीरा, सुबह से इसने मेरा जीना हराम कर दिया था कि मेरे भैया का पता चलाओ। यार मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? बिल्कुल यही कहा था मैंने कि तुम्हारे भैया से भी कर लेती कोई बदबख्त शादी तो अब तक खुद इनके 4-6 दूध पीते बच्चे होते। खैर देखो आगे क्या होता है। वो गए हैं एक दिलदार, होशियार, तरहदार, हसीना, नापकार, फरंगी, मटियार, मश्तल, तभी आबदार, मागैसुए, ताबदार के साथ। मैंने कहा, अपनी ये फजूल तशरियात बंद करो और ये फरमाओ कि तुम्हारी तरह के इंतजामात किस मरहले में हैं, क्या तैयारी है तुम्हारी? इसने एक आ भरी, जी हज़रत, परदेश में क्या तैयारी और कैसे इंतजामात? आधे घंटे के नोटिस पर यहाँ शादी हो जाती है, आधे घंटे बाद तलाक। खुदा वो वक्त ना दिखाए जब आधे घंटे में बच्चे भी होने लगे। फ़ास्ट फूड का ज़माना है, हर चीज़ फ़ास्ट है। मैंने कहा, यार कोई वक्त तो होगा तुम्हारी तशरीफ़ आवरी का? वो बोला, हाँ अभी तो कुछ नहीं हो सकता, काजी और बाराती सब नौकरी पर गए हुए हैं और ख़ुद दूल्हा झाड़ू दे रहा है घर में। रात का वक्त सूट करेगा सबको। बात यह है कि दूल्हा मियाँ कि मुझे बहरहाल बारात की खातिर तवाज़ा कुछ बंदोबस्त करना है। मेरा ख्याल है कि कहीं डिनर हो जाए, कोई मजाका नहीं। मैंने कहा, रिजर्वेशन कितने अफराद की करूँ? वो बोला, पहली फ़हरिस्त में तो शामिल थे 50 के करीब हज़रात और ख़वातीन। नज़रसानी की तो आधे नाम कट गए। वो सब मुफ्त खोरे और मतलब परस्त किस्म के लोग थे जिन्होंने आज तक कभी मुझे एक प्यारी चाय के लिए नहीं पूछा। मज़ीद गौर फरमाने पर 15 नाम और निकल गए और वो कोई ऐसे दोस्त नहीं थे कि सारे काम और शाम की रंगीन मसरूफियात छोड़ के निकाह जैसी बोर तकरीब में ज़रूर आते। सब बहाने करके गोल हो जाते हैं। चुनाचे बाकी बचे 10 माकाजी और मनकोह। मैंने कहा, ओके, मैं 15 का बंदोबस्त कर लेता हूँ, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लोगे? करनी पड़ेगी, पहले घर पर झाड़ू फेरूँ, इसके बाद छत और दीवारों के जाले झाड़ने में, वरना दुल्हन मुझे झाड़ने आ गएगी। बहुत सा कबाड़ घर से निकालना है, इसके ख्याल में तो हर चीज़ फेंक के जाने के काबिल है मुझ समेत। मैंने कहा, तुम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो बरखुरदार, ऐसे फरमाबरदार और बुज़दिल शोहरत मत बनो, सारी उम्र यही करते रहोगे। तो कहका मार के हंसा। वैसे तो अल्लाह ने मेरे ससुर के मनसब पर फायद होने की इज़्ज़त दी है आपको, मगर ये बात है ज़रा अक्ल और तजर्बे की। शुरू में यही इंप्रेशन देना चाहिए, बाद में तो हकीकत सामने आ ही जाती है कि कौन चुरी है और कौन खरबूज। मैंने कहा, चलो ठीक है, यहाँ के मामलात मुझ पर छोड़ दो। वो बोला, वैसे तो ये सारे काम हैं औरतों के, मगर अब तकदीर की सतम ज़रीफ़ी का मुलाहिज़ा फरमाइए कि मुझ नाचीज़ के ससुर मोहतरम की अभी शादी ही नहीं हुई। ये तो ऐसा ही है कोई वोट देने का अहल ना हो मगर बन जाए वज़ीर। फ़ोन रख के मैंने सूरत हालात के इस इनकलाब पर गौर किया। वक्त की गर्दिश ने यह दिन दिखाया था कि सोनी आज लंदन में थी और इसकी शादी हो रही थी, मगर इसमें वो सब शरीक नहीं थे जिनको वो अपना समझने लगी थी। ये शादी लाहौर में होती तो इसके शान कुछ और होती, मगर खुदा जो करता है बेहतर करता है। सोनी के ज़िंदगी के जितने नशीब फराज देखे थे, दुख उठाए थे और अपनी बदबख्ती पर जितने आंसू बहाए थे, अब इंतज़ाम दस्त के गैब से सबकी तलाफ़ी हो गई थी। मुझे ज़्यादा अफसोस था कि इस खुशी के मौका पर नीलम मौजूद नहीं। सोनी की ज़िंदगी के धारे को मोड़ के इस एक महफूज मुस्तकबिल फ़राहम करने में सबसे अहम किरदार इसी का था, बल्कि इसी तरह जैसे शादों की मौत के बाद इसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था। अगर मेरे लिए लंदन में अपने क़याम की मुद्दत में तौसीक़ करना मुमकिन होता तो मैं नीलम के आने का इंतज़ार ज़रूर करता, लेकिन एक तो अपनी फ़िल्म मसरूफियात के शेड्यूल को छोड़ कर लंदन नहीं आ सकती थी। ये गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इसके असूलों के ख़िलाफ़ था। दूसरे रब नवाज़ लंदन पहुँचने के लिए पर तोल रहा था और मैं इसके नाजिल होने से पहले निकल जाना चाहता था, वरना यहाँ मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो जाती। दोनों बहनों ने आकिल से सारी गुफ्तगू सुनी थी। इंतज़ामात की तुम फ़िक्र ही मत करो जीजा जी। शीरी ने मुझे आँख मारी। मैंने कहा, बहुत मेहरबानी आपकी साली जी, मैं कर लूँगा सब कुछ। वो बोली, अरे नहीं यार, मुझे बड़ा तजर्बा है, खुद शादी नहीं की तो क्या हुआ। मैंने कहा, मुझे रोशनी ने बताया था कि तुम हद दर्जा बेशरम लड़की हो, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। कहका मार के मेरे गले में झूल गई। अरे जीजा जी, नाराज़ क्यों होते हो? चलो मैं कपड़े पहन लेती हूँ रोशनी के, तुम कहो तो बुरका भी ओढ़ लूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया। ला हौला वला कुव्वत, तुम बस जाओ, ऐसे तो जाने वाली नहीं हूँ मैं। शादी में शिरकत भी करना है मुझे और सारा काम भी करना है, तुम देखना। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना। और तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? वो छलांग मार के सोफे पर आलती पालती मार के बैठ गई। इसलिए कि मुझे अपने घर की शादी लगती है। लोग तो बुलाते हैं अपना काम कराने के लिए और फ़ीस देकर चलता करा देते हैं, कमीने कहीं के मेहमान बना के रोकते नहीं। रोशनी ने कहा, यह शराफत से रहेगी, मेरा वादा है। शीरी हंसी। अब तुम अगर मेरी मानो तो 1-2 दिन रुक जाओ। मैंने कहा, इससे क्या होगा, मैं जमा करके लाती हूँ कुछ लड़कियों को, ज़रा हल्ला गुल्ला गाना बजाना हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं अब इसके लिए टाइम नहीं है। रोशनी बोली, क्यों, हमारी कौन सी फ़्लाइट मिस हो रही है पाकिस्तान की? मैं कुछ कहने से पहले खुद दुल्हन साहबा बोल पड़ी, हाँ भैया इतनी जल्दी क्या है आखिर? मैंने इसे घूर के देखा। जल्दी तुम दोनों को पड़ी हुई थी, वो उल्लू का पट्टा जाले झाड़ रहा है और झाड़ दे रहा है घर में। ऐनी हंसी। इसे करने दो अपना काम, हम आज रात कर लेते हैं कुछ नाच गाना। शीरी ने बड़े जोश से कहा, हाँ इसे भी बुला लेंगे, दूल्हा दुल्हन का डांस सबसे पहले। क्यों ऐनी करोगी डांस? घर में डांस करने में क्या है, क्यों भैया? वो मासूम बन के बोली।
मैं अपने सर पकड़ लिया। बात सारी यही है कि घर नहीं है और हम हैं लंदन में, वरना इतना बोल भी सकती थी तू अम्मा बाबा जूते मारेंगे। अब छोड़ो, हम चार ही सही तो हैं, थोड़ा सा हंसने बोलने के लिए रोशनी ने कहा। और वो तुम्हारी शाम की जॉब। शीरी ने एक और सिगरेट जला ली। भाड़ में गई जॉब, 2 दिन की छुट्टी। ज़रूरत इन्हें है मेरी जीजा जी, मुझे किसी की नहीं। भाई दुल्हन तो खड़ी हो जा, क्यों, कहाँ जाना है? जाना है मेरे साथ एक ब्यूटी पार्लर, फिर कपड़े लेने हैं। एनी ने मेरी तरफ देखा। जाऊँ भैया? मैंने कहा मैं भी साथ चलूँगा। ज़रूर चलूँगा, मगर देखो किसी बूढ़े कोसट दकियानूस और तंग नज़र चाचे मामे का किरदार मत अदा करना। शीरी बोली। मैंने बरहमी से कहा तुम्हारी ज़िंदगी अपनी है, जैसे चाहो रहो, मगर एनी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। यही तो मुसीबत है सारी। यहाँ लड़का लड़की 18 साल के हुए और ख़ुद मुख्तार आज़ाद, अपनी मर्ज़ी का मालिक। माँ बाप, ख़ानदान, मोहल्ले और माशरे की ज़बरदस्ती की ठेकेदारी ख़त्म। शीरी ने झिल्ला के कहा। मैंने कहा तुम मादर पदर आज़ाद हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। मगर जो लाखों पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी कहलाना पसंद नहीं करते और अपने रवायात पर फ़ख्र करते हैं और अपनी कदरों की हिफाजत अपना फ़र्ज़ समझते हैं। शीरी बुरा सा मुँह बना के खामोश हो गई। मेरी वजह से इसने अपना मिनी स्कर्ट जैसा लिबास भी तब्दील कर लिया था। रोशनी का एक शलवार कमीज सूट पहन के और दुपट्टा गले में डाल के इसकी शख्सियत ही बदल गई थी। वो एक शरीफ पाकिस्तानी लड़की और अपनी बहन से ज़्यादा ही पुरकशिश नज़र आने लगी थी, लेकिन वो पहले से ज़्यादा उदास हो गई थी। इसकी आंखों में आंसुओं की चमक सी महसूस हुई थी। मैंने कहा शीरी, यकीन करो अब तुम पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तुमने मेरी बात का बुरा तो मनाया होगा, लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ तुम्हारी तजलील नहीं था। इसने आँख से निकलने वाले के आंसू को उंगली पर लेकर झटक दिया। नहीं, ये बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? जैसे तुमने मुझे टोका डांटा। वाकई मेरा कोई नहीं जिसे परवाह हो। एक भाई था, इसकी सोच बिल्कुल बरअक्स थी। कट्टर मौलवी था वो। रूसियों के खिलाफ जहाद में हिस्सा लेने अफ़गानिस्तान गया, लौट के नहीं आया। वो ज़रूर शहीद हो गया होगा। रोशनी ने आहिस्ता से कहा। ऐसा मत कहना बाजी, यही तमन्ना थी इसकी। वो कहता था कि इस्लाम के लिए लड़ते हुए मारा जाए। मुसलमान के लिए इससे अच्छी मौत भला क्या हो सकती है? अगर वो होता, यहाँ तुमने सिर्फ डांटना है, वो कत्ल कर देता मुझे। यहाँ जो मिलते हैं उल्टी राह पर चलाने वाले झूठे और खुदगर्ज लोग हैं। तुम जैसा कोई भाई होता यहाँ तो खैर छोड़ो। मैंने कहा अब भी अगर तुम चाहो। हाँ, वो हंसने लगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम रोशनी को छोड़ कर मुझसे शादी कर लो। मजाक की बात मजाक में ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि बाहर इतने शौक, बेबाक और ख़ुद मुख्तार नज़र आने वाली ये लड़की अंदर से कितनी तनहा, मजबूर और दिलज़दा है। इस बच्चे की तरह जो भरे मेले में प्यार करने वाले माँ बाप और भाई बहनों से बिछड़ के खरकारों के हत्थे चढ़ गई हा। वो बज़ाहिर एक आज़ाद, खुशो-खुरम और पुरतैश ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर इसके बावजूद इसमें एहसास महरूमी, तन्हाई की प्यास थी और बरकरार थी, और वो अभी तक बरकरार थी। अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का खौफ था जिससे मुफरना था, और मुस्तकबिल के अंदेशे थे जो अगले 20-30 सालों में इससे सब खुशियाँ छीन लेने वाले बुढ़ापे की तस्वीर दिखा के इसे डराते थे। रोशनी के घर में आके इसे अच्छा लगा था। शायद इसे अपना वो घर याद आ गया जिसमें अपनायत का एहसास, इसी तरह रिश्तों के फ़र्क और बाहिमी रवैयों के एहतराम में नज़र आता था। इसने रोशनी की मुखालफत ज़रूर की कि वो अपनी आज़ादी तज के पाकिस्तानी माशरे के एक रवायती शोहर की बालादस्ती कबूल कर रही है, मगर दर हकीकत इसके अपने लाशोर में यही ख्वाहिश मौजूद थी कि इसे भी कोई ऐसे ही अपना ले। एक चाहने वाले शोहर, अपने घर और अपने बच्चों की ख्वाहिश तो वो फितरी जज्बा थी जिसकी परवरिश इसने बचपन से जवानी तक ख्वाबों की सूरत में की थी। शीरी ने खुद को बेच दिया था, मगर अपने ख्वाबों की मता हयात को संभाल के रखा था। जब इसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम रोशनी को छोड़ कर मुझसे शादी कर लो, तो मजाक समझा जाने के बावजूद ही मजाक की बात नहीं थी। ये इन्हीं ख्वाबों की वो ताबीर थी जो अब इसकी दस्तरस में नहीं रही थी और लाशौर के किसी वीरान मदफन में हसरत बन के सो रही थी। इस सारी दोपहर हम एक साथ होने के बावजूद एक दूसरे से अलग रहे और आपस में हंसने बोलने के बावजूद ख्यालों के अलग अलग धारों में बहते रहे। एनी के लिए बड़ा इनकलाब आफरी दिन था जब वो लामहदूद अरमानों की भरपूर सनसनी खेजी के साथ एक बिल्कुल नई और खुशियों से मामूर ज़िंदगी गुजारने पर जा रही थी। मुस्तकबिल तमाम ख्वाबों की ताबीर लिए इसे खुशामदीद कहने का मुंतज़िर था। मैं अभी तक गुज़श्ता शब के एहसास पशेमानी की कसक महसूस कर रहा था और इस गनीम की तरह अपनी शिकस्त के आज़ार को झील रहा था जो 1000 गुना ताकतवर होने के बावजूद मकरूफ़ फेर के एक चाल से अपनी इज़्ज़त नफ्स और एतमाद ज़ात सब गंवा बैठा हो और अब बदला लेने के काबिल ही न रहा हो। मेरे तसव्वुर में गुज़श्ता शब का हर मंज़र एक आतिश कूड़े और पुरगरूर हंसी हंसता था और मैं दिल में नफ़रत की जहरीली आंधी से चलने लगती थी, मगर मैं शीरी और एनी के साथ खुश दिली से बातें करने और मुस्कुराने पर मजबूर था। शीरी बिलाशुबा लंदन में रहने वाले पाकिस्तानियों के बारे में ज़्यादा जानती थी। ये पाकिस्तानी अपने लाखों हमवतनों की हर किस्म की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर जगह बिजनेस कर रहे थे। वो पाकिस्तान से हर चीज़ मंगवाते थे और लंदन में रहने वाले पाकिस्तानियों को एहसास नहीं होने देते थे कि वो वतन से दूर हैं। लंदन का एक हिस्सा तो इंडिया पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियती आबादी के पास लाहौर या दिल्ली की तरह नज़र आता था, मगर ऐसी दुकानें हर इलाके में नज़र आ जाती हैं जहाँ कोई गोरा या मीम नज़र आ जाए तो हैरानी ज़रूर होती है। पाकिस्तानी होटल्स, टेलर्स और स्टोर हर जगह हैं जहाँ से आपको पाकिस्तानी खानों के मसाले, फ़िल्मों और गानों के कैसेट और अखबार रिसाले सब मिल सकते हैं, मगर इन दुकानों के अलावा बहुत से पाकिस्तानी ख़ानदान अपने अपने घरों में बहुत से छोटे छोटे मोटे बिजनेस चला रहे थे और बरसों में इनकी गुडविल इतनी फैल गई थी
कि लोग इन्हें नाम की बजाय काम से जानने लगे थे। शीरी हमें एक ऐसी फैमिली में ले गई जो शादी ब्याह की तमाम ज़रूरियात के हवाले से मशहूर थी। वहीद भट्ट साहब कोई 30 साल पहले लंदन में वारिद हुए थे। वो ख़ुद भी ज़हीन और मेहनती आदमी थे, और जब इन्होंने लंदन की एक पाकिस्तानी फैमिली की लड़की को पसंद किया तो इन्हें शरीक हयात भी अपने जैसे ही मिली। लोग कहते थे कि ये सब मुकद्दर के खेल हैं, मगर खुशहाली और कामयाबी के हसूल में भट्ट साहब की खुदादा सलाहियतों का किरदार भी कम अहम नहीं था। वो मेहनती, खुश इखलाक और सबसे बढ़कर ईमानदार थे। वो कारोबार में डंडी मारने, काम चलाने और ग्राहक के एतमाद को धोखा देने के बिल्कुल कायल नहीं थे। ज़ाती सतह पर वो सब बहनों के भाई थे और सब मर्दों की बहन इनकी बेगम थी। चुनाचे सबके बच्चे इसी मुनासबत से इनके भांजे भतीजे हो जाते थे। वहीद भट्ट साहब ऐसे मिले जैसे पुराने शनासा हों। बड़ी अच्छी बात है जी कि आप इधर तशरीफ़ ले आए भाई जी अपने गरीब खाने पर। मैंने कहा मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ, और मुझे लाने वाली हैं ये लड़की शीरी। भट्ट साहब की बेगम ने आंखें फैला के शीरी को देखा। हाय ये तो है कुड़िए, सच कितनी सोहनी लग रही है इन कपड़ों में। क्यों जी? भट्ट साहब ने बड़े जोश से तायद की। मैं कहता हूँ अपनी पाकिस्तानी फिल्मों के हीरोइन नज़र आती है। बिल्कुल। इनकी बेगम ने सर हिलाया। बस मैं तो कहती हूँ ऐसे ही रहा करो, क्या फजूल वलायती कपड़े पहन के फिरती है। शीरी लिहाज करने वाली कहाँ, आपकी बेटियाँ भी तो हैं ऐसे ही फिरती हैं। इन्होंने बड़ी होशियारी से बात बनाई। हाँ वो भी तेरी तरह बात कहाँ सुनती हैं मेरी, लेकिन इनका तेरा क्या मुकाबला। वो देसी बदेसी कुछ भी पहन लें, तेरे जैसी तो नहीं हो सकती ना। भट्ट साहब बोले अब खैर से मेहमानों को कहीं बिठाओ, कोई चाय शाय की बात भी करो। बेगम ने कहा लो अपना घर है, खड़े क्यों हैं ये लोग, कम जगह है बैठने के लिए, अब इधर आओ शाहजी मेरे साथ। भट्ट साहब ने बेतकल्लुफ़ी से हाथ पकड़ के मुझे अपने पास बिठा लिया। खैर से कितना अरसा हो गया इधर। मैंने कहा मैं आता जाता रहता हूँ, एक घर यहाँ भी है। वो इसका गलत मतलब निकाल के यहाँ से ले भाई देख ले, इनके भी 2 घर हैं खैर से, एक वलायती एक देसी। इनकी बेगम ने झूठ मूठ गुस्सा दिखाया तो तुम भी बना लेते अपने पिंड में एक घर, और वहाँ इस भैंस जैसी चाची की धी को बांध के रखते। भट्ट साहब ने मुझे गौर से देखा। आपको मैंने पहले भी देखा है भाई जी। मैंने अपना तारुफ कराया। अब भी पहचानने वाले हर जगह मिल जाते हैं, हालांकि सियासत छोड़े ज़माना हुआ है। भट्ट साहब की बेगम ने कहा कुड़िए बड़े दिनों बाद आई है। हंसने लगी। क्या करूँ बाजी, काम ही नहीं पड़ा कोई। ले तो बगैर काम के क्या बंदा नहीं मिलता। इन्होंने खुफ की अमेज शफकत से डांटा। नहीं अब वो वक्त नहीं रहा, मैंने आना शुरू कर दिया तो रोज़ आप ही कहेंगे कि निकम्मी खुद तो कुछ करती नहीं, हमारा टाइम बर्बाद करने आ जाती है। भट्ट साहब बोले इधर की ऐसी ही रीत है भाई जी, काम जब तक न बढ़े कोई किसी को पहचानता भी नहीं। ऐसा लगता है भाई जी की शादी करना ही छोड़ दिया है लोगों ने, शीरी बोली। भट्ट साहब ने आ भरी। हाँ भाई अकल आ गई है लोगों में पुरानों का क्या हाल देख के, लेकिन आज एक असामी पकड़ लाई हूँ मैं। शीरी ने कहा। मैंने कहा ये मेरी छोटी बहन है कुरतुल ऐन, कितनी सोनी है, मगर मुँह में ज़ुबान नहीं है बेचारी के। बेगम भट्ट ने मसनूई हमदर्दी और प्यार से कहा। मैंने कहा आपके सामने ज़रा शर्माने की एक्टिंग कर रही है, इसकी शादी हो रही है आज। बेगम भट्ट ने कहा। मैंने कहा बस कुछ एमरजेंसी है, मुझे कल परसों तक वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। चल तू बता कुड़िया कौन है वो मुंडा, तुझे पसंद है या ऐसे ही ज़बरदस्ती से तेरे पल्ले बांध रहे हैं। भट्ट साहब बोले जैसे मुझे बांध दिया गया था। वो जी अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि घोड़े को गाड़ी के आगे बांध गया हो या गाड़ी को घोड़े के पीछे। जैसी अपनी गुजरी क्या वैसी गुजरती है। इनके जो बड़े ज़ोर शोर से पहले लोग करते थे, लव करते हैं और फिर मैरिज। हमने मैरिज पहले की, लव बाद में किया और अभी तक कर रहे हैं। अब कुछ इनकी भी सुनो, अपनी शुरू कर देते हो हर जगह। हाँ भाई कुरतुल ऐन बड़ा मुश्किल सा नाम है, घर में क्या कहते हैं एनी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया आपने, ये एनी ही है। हाँ तो एनी अल्लाह मुबारक करे, मुंडा क्या करता है। अब एनी ने तकल्लुफ़ हिजाब को बलाए ताक रखा और अपने असल रूप में आके पट पट बोलना शुरू किया। तो भट्ट साहब ने कहा बेगम साहिबा देख लें आप, इन्होंने इसे बेज़ुबान कहा था। फिर आखिर कपड़ों के इंतखाब का मरहला आया। देख बे कुड़िए पहले बता तेरी पसंद क्या है। मेरे पास तो हर चीज़ है, मगर सारा ढेर कर दो सामने तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। मैंने कहा मैं बताता हूँ। क्यों जी शादी इसकी है या तुम्हारी। भट्ट साहब की बेगम ने कहा मैं बड़े भाई होने का फ़ायदा मत उठाओ, कुछ इस बेचारी की भी सुन लो। मैं हंसने लगा। बेचारी की भी एक ही कही आपने, अपनी पसंद का ऐलान ये पहले कर चुकी है, मैं तो बस ऐसे इसकी फरमाइशें पूरी करने के लिए साथ फिर रहा हूँ। अच्छी बात है, बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। अब पहले तो रंग बता, आजकल सफ़ेद का बड़ा फैशन है। इधर अंग्रेज़ दुल्हनों को देख देख के अपनी पाकिस्तानी लड़कियां भी सफ़ेद बनारसी काम वाले सूट पसंद करने लगी हैं। मुझे तो लाल चाहिए। एनी ने फरमाया। शनील हो काम वाला हो तो अच्छा है, वरना बनारसी। शीरी ने बुरा सा मुँह बनाया। बिल्कुल रवायती। एनी ने पलट के जवाब दिया। शादी रवायती ही तो है, जवाब यहाँ ख़त्म हो जाती है। पैसे तो हर कीमत के जोड़े में है मेरे पास। रोशनी ने कहा हम जोड़ा ख़रीदने नहीं आए हैं, किराए पर चाहिए। एनी ने ची बची होकर कहा मैं पुराना पहनूं, किसकी उतरन। नहीं तो बहुत महंगे होंगे। शीरी ने कहा फिर क्या हुआ, मैं ख़रीद सकती हूँ। एनी ने बड़े गरूर से कहा। रोशनी इसे समझाने की कोशिश की। एनी चंद घंटों की तो बात होती है, फिर वो बड़ा सड़ता रहता है किसी बॉक्स में। ऐसा तुम समझती हो। वो ज़िंदगी की एक यादगार होती है जिसे सब संभाल के रखते हैं। यहाँ तो माँ बाप पुराने हो जाए तो इन्हें भी फेंक देते हैं किसी ओल्ड होम में। भट्ट साहब ने कहा वैसे बरतानवी बड़े कदामत परस्त और रिवायत पसंद समझे जाते हैं। बेगम भट्ट ने कहा आओ मेरे साथ। ऊपर वाली मंजिल पर जाकर मैं हैरान रह गया। बट फैमिली
पूरे फ्लोर पर शादी के कपड़े ही नहीं, इस तकरीब की ज़रूरत का एहतमाम सब इकट्ठा कर रखा था। इनकी दो जवान बेटियां इस काम में माँ का हाथ बटाती थीं। वो पाकिस्तान और इंडिया से हर चीज़ मंगवाते थे। दुल्हन और दूल्हा के रेडीमेड्स जोड़े, मेहंदी, उपटन, चूड़ियाँ और माइयों मेहंदी के तकरीब के तमाम लवाजमात, कपड़ों से मैच करने वाले जूते और हैंडबैग वो यहीं से बनवाते थे। कपड़े आमतौर पर थोड़े बहुत फ़र्क के साथ फिट आ जाते थे। एनी ने भी उतरन पहनने से साफ इनकार कर दिया था, तो यही मर्ज़ी मेरी भी थी। फजूल खर्ची से इतना तलकीन करने वाले भी ऐसे मौका पर बेटी या बहन की ख्वाहिश के आके मजबूर हो जाते थे। मैं किसी तरह भी मजबूर नहीं था, और जैसा कि मुझे बाद में इल्म हुआ, ख़ुद एनी अपने साथ 10,000 पाउंड लेकर निकली थी। ज़ाहिर है ये रकम उसे आकिल ने फराहम की थी, और इसके पास जोली के दिए हुए 1 लाख पाउंड थे, जो मैंने कबूल करने से इनकार कर दिया था। आकिल के पास यकीनन अपना अंदरख्ता भी होगा, मगर इस 1 लाख पाउंड के चेक ने इसे मालदार कर दिया था। वो बहुत सोच समझ के हर काम करता था, मगर शादी के मामले में वो अपनी दुल्हन से कंजूसी का ताना कैसे सुन सकता था। हम सब खामोश तमाशे ही बने बैठे रहे, और एनी ने अपनी पसंद का अरूसी जोड़ा मुंतखब कर लिया। इखलाकन इसने हमसे हमारी राय भी ली कि वो भैया कैसा है। मैंने कहा, अगर तुझे पसंद है तो बहुत ही अच्छा है, वरना बेकार। ये क्या बात हुई? वो बिगड़ के बोली, इसमें गलत क्या है? अभी तो इसे नापसंद कर दे तो बेकार हो जाएगा या नहीं? आपको कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा? मैंने कहा, बुरा तो मैं एक को भी नहीं कह सकता। एक और फिर दुल्हन तो है ना, अगर पूछना ही है तो इससे पूछ जो घर में झाड़ू दे रहा है। बेगम बट हंसने लगी। हाय बेचारा, कितना अच्छा होता अगर इससे भी साथ ले आती तो कुड़िए। एनी ने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इनकी पसंद मालूम है मुझे, अब आप दिखाएं दूल्हे के कपड़े। मैंने कहा, क्या वो भी तू पसंद करेगी? हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसे। एनी बोली, कैसा बदमाश है, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे फ़ोन पर कह रहा था कि अपना इंतज़ाम कर लो, मैं कर लूँगा। एनी ने बैग से नोट निकाल के दिखाए। इंतज़ाम तो इन्हीं का है, बस पसंद मेरी है। रोशनी कहने लगी, इसकी पसंद की भी कुछ अहमियत है या नहीं? एनी चटाक के बोली, है, कैसे नहीं, इन्होंने मुझे जो पसंद कर लिया और क्या चाहिए। मैंने कहा, देखा आपने बट साहब कैसे बोल रही है। इनकी बेगम हंसने लगी। ठीक तो कह रही है। मैंने कहा, अच्छा अब तो जल्दी कर, बहुत काम है। क्या भैया? वो रूठे लहजे में बोली, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं, चुप करके देखते रहें। मैंने कहा, अच्छा तुम लोग इत्मीनान से देखो, ड्राइवर फिर आ जाएगा कुछ देर बाद। बट साहब ने कहा, बादशाह ऐसे किधर चल दिए हवा के घोड़े पर? मैंने कहा, मुझे काम निपटाने हैं। ओहो, निपटा देना, चाय तो पी के जाओ। वाह जी वाह। 10 मिनट बाद मैंने चाय पी के लाहौर की सौगात बट स्वीट्स वालों का पेठे का हलवा खा के निकला तो मेरी सांसों में देसी घी की खुशबू बसी हुई थी। शीरी ने तो इसे 1 चमचा चखने ही अबकाई लेकर मुस्तरद कर दी थी। इसमें से बू आ रही है। मेरा ख्याल था कि मैं फ़ोन पर लॉर्ड प्राइस की खरीद मालूम करूं और इससे जिम्मी के बारे में पूछूंगा। जिम्मी के बारे में इसकी बीवी यकीनन सबसे बेहतर बता सकती थी, मगर अब इससे बात करना भी खुद पर अपनी नज़र में मज़ीद दलील होने के मुतरादिफ था। हर हसीन औरत की तरह इसे अपनी खुशफहमी पर यकीन आ जाता कि मैं इससे नफ़रत कर ही नहीं सकता। मैंने अपनी गाड़ी नहीं ली थी, हम यहाँ टैक्सी पर आए थे। चुनाचे बाहर निकल के फिर मुझे टैक्सी की तलाश थी। अचानक मेरी नज़र एक अजीब व गरीब साख्त रखने वाली गाड़ी पर गई, मगर बदले हुए रंग के बावजूद मैंने इसे पहचान लिया। फिर जैसे फ़िज़ा में जिन नमूदार हुआ था, ऐसे इस गाड़ी के दोनों मालिक मेरे दाएं बाएं नमूदार हुए और मेरे साथ चलने लगे। हाय बड़ी। होगर ने ताज़ा मुंडे हुए सर के ऊपर रखा हुआ हैट थोड़ा सा उठाया। नाइस डे। दूसरी तरफ चलने वाले ब्रेट ने कहा। वो मुसल्ला थे और ख़तरनाक अज़ाइम इनके चेहरे से आया थे। मैंने इनसे जान छुड़ाने के लिए कहा, क्या चाहते हो तुम लोग? मैं जूलिया रॉबर्ट्स को चाहता हूँ। होगर ने आह भरी। और मैं ब्रोकशील्ड को ब्रेट बोला। और इन्हें चाहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, मसलन पैसा, होगर बोला। ब्रेट ने इस पर गहरा लगाई, बहुत पैसा जो हमारे पास नहीं है फ़िलहाल। ब्रेट बोला, मगर तुम हमें दे सकते हो, क्योंकि दुनिया में एक तुम ही हमारे ऐसे दोस्त हो जिससे हम पैसा मांग सकते हैं। मैं रुक गया, कब तक चलेगा आखिर ये 2 गुना? होगर ने मुझे आगे धकेला तो पिस्तौल की नोक मुझे अपनी पसलियों में महसूस होने लगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारा गाना अच्छा नहीं लगा, हालांकि मैं और ब्रेट बहुत अच्छे सिंगर हैं। ब्रेट ने मुझे दूसरी तरफ से रिवाल्वर की मौजूदगी का एहसास दिलाया। लगता है हमारे दोस्त को मौसीकी से शफ नहीं है। होगर बोला, मुझे तो कुछ और ही शुबा हो रहा है, क्या दोस्त ने हमें पहचाना नहीं? ब्रेट ने कहा, दोस्त की आंखें इतनी ख़राब नहीं हो सकती और इसकी याददाश्त, इसके बावजूद हमारा दोस्त हमें पहचानने से इनकार कर सकता है, मगर ये बहुत बुरा होगा। हाँ, क्योंकि इसके बाद हमें इसकी नज़र और मेमोरी दोनों की बहाली के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रेट ने कहा, मैंने इनकी नीयत को भी समझ लिया है और इनकी बदमाशी के मकसद को भी। वो यकीनन मेरी जस्तजू में थे और ये शायद लंदन की सड़कों पर दिन रात मेरी तलाश में सरगर्म थे। इन्हें मालूम हो गया था कि इन्हें 10-10 हज़ार पाउंड देकर मैंने सिर्फ जिमी की गाड़ी छीनने के लिए क्यों कहा था, जबकि मैं खुद भी इस गाड़ी में मौजूद था। मेरे पास 3 लाख पाउंड थे और डकैती की इस वारदात का जितना जिक्र अखबारों में था, इससे ज़्यादा चर्चा चोरों डाकुओं के अंडरवर्ल्ड में होगा कि आखिर ये कारनामा सर अंजाम देने वाला कौन था। और ब्रेट को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इन्हें किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया था, मगर मुश्किल ये थी, अगर वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इन्हें ना मेरा नाम मालूम था, मेरा रिहायशी पता। जो कुछ मैंने इन्हें बताया था झूठ था। अगर वो चाहते तो जिम्मी या लॉर्ड प्राइस से मिलकर बराह रास्त मुझ तक पहुंच जाते, मगर ऐसी सूरत में वो खुद भी गिरफ्तार होते और इन्हें वो रकम भी वापस करनी पड़ती जो वो वसूल करके खर्च कर चुके थे। ऐसे लोगों के पास रकम टिकती कहाँ है? वो खामोशी से दिन रात मुझे लंदन की सड़कों पर ढूंढते रहे
और बिलाखिर किस्मत की देवी इन पर मेहरबान हुई कि इन्हें मेरी सूरत नज़र आ गई। वो मेरे पीछे लग गए। मैंने कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बातें करने के लिए आपस की बातें। इस वक्त हम होगर की कदीम और अजीब वजह की गाड़ी तक पहुँच चुके थे। ब्रट ने मुझे धक्का दिया, पीछे वाली सीट पर बैठो। मैं अड़ गया, नहीं पहले तुम बताओ। होगर ने मुझे समझाते हुए कहा, ऐसे हम सड़क पर झगड़ा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि दोस्त लड़ रहे हैं, वो भी पैसे के लिए। मैंने कहा, भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती। तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? हरगिज़ नहीं, हम तुम्हें सिर्फ ब्लैकमेल करेंगे। ब्रट ने कहा, अगर तुम ब्लैकमेल ना हुए, शट अप, इसका कोई इम्कान नहीं। होगर बोला, हमारा दोस्त कोई बेवकूफ़ नहीं है कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी। इनकी सारी खुशफहमी चंद सेकंड में दूर हो जाती, मगर वहाँ इसका कोई मौका नहीं था। मैं सड़क पर कोई तमाशा करना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ी बहुत मज़ाहमत की एक्टिंग भी ज़रूरी थी। होगर ने दूसरी बार मुझे धकेला तो मैं खौफज़दा नज़र आता हुआ एक कोने में दबक के बैठ गया। ब्रट गाड़ी चलाने लगा। तुम इस गाड़ी को पसंदीदा नज़रों से देख रहे थे। होगर रिवाल्वर और निकाल के मेरे साथ बैठ गया। लेकिन ये समझ लो कि मैं अपनी बीवी तुम्हें दे सकता हूँ, ये गाड़ी नहीं। 1 लाख पाउंड भी नहीं। ब्रट ने बिलाखिर मुतालबे की रकम बता दी। हालांकि जिस शख्स के पास 3 लाख पाउंड हों वो कुछ भी खरीद सकता है, ब्रोकशील्ड को भी और जूलिया रॉबर्ट्स को भी, कम से कम एक रात के लिए। कहा, तो तुम मुझे 1 लाख पाउंड मांग रहे हो? हम इंसाफ पसंद लोग हैं। होगर बोला, वैसे तो 3 हिस्सेदारों में 1-1 लाख फ़िकस होने चाहिए, मगर ईमान की बात है कि प्लानिंग तुम्हारी थी, दिमाग तुमने लड़ाया था और ये बिलाशुबा एक शानदार काम रहा, ए परफेक्ट क्राइम। मैंने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि अब रकम मेरे पास नहीं है तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। ऑफकोर्स 1 लाख पाउंड कोई दोस्तों को देने के लिए जेब में डाल के नहीं फिरता। होगर ने कहा। ब्रट बोला, हमने ये रकमाल बना के रखेंगे, फिर रकम तुम्हारे घर जाके ले आएंगे। हमें इसकी फ़िक्र नहीं कि रकम तुम कैसे मंगवाओगे। होगर बोला, तुम यकीनन मिकी माउस से मिलना नहीं चाहोगे, हालांकि तुमने इसे अपना बॉस कहा था। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे नहीं जानता। मैंने कहा, अगर इसे इल्म हुआ कि 3 लाख की टिकटी मैंने इसका नाम इस्तेमाल किया था वो खुश नहीं होगा। ब्रट ने कहा। मैंने कहा, देखो 1 लाख बहुत ज़्यादा हैं। होगर हंसा। मुझे तो बहुत कम लगते हैं, जबकि मैं तुम्हारे पास इससे दोगुनी रकम का तस्वुर करता हूँ। हम दोनों के मुकाबले में तुम 4 गुना ज़्यादा अमीर होगे 1 लाख देकर भी। हाँ, मुझे सिर्फ 50,000 मिलेंगे, 1 लाख के आधे। ब्रट ने एक आ भरी। होगर, तुम फिर गौर करो। वो बोला, मैं गौर कर रहा हूँ। ब्रट ने पलट के मुझे बताया, गौर करने की आदत होगर को है। होगर ने कहा, गौर करने पर मैं अपना नज़रसानी शुदा मुतालबा पेश कर रहा हूँ। तुम आधी रकम हमें दोगे, जब हम इसे आधा आधा करें तो जानते हो सूरत हाल क्या होगी। ब्रट बोला, होगर हिसाब किताब में एक जीनियस है। मेरे और ब्रट के पास होंगे 75,000 पाउंड फ़िकस और तुम्हारे पास होंगे इसके दुगने 1.5 लाख। ब्रट बोला, लेकिन ये बहुत माकूल समझौता है। बातों में मगन होने के बावजूद वो दोनों बहुत चौकस थे। होगर ने एक लम्हे के लिए भी नज़र हटाई थी और ना रिवाल्वर का रुख बदला था। मैं भी चाहता था कि वो इजी रहे और मुझसे कोई ख़तरा महसूस ना करे, और मैं इसके ओवर कॉन्फिडेंस से फ़ायदा उठाते हुए कम से कम रिस्क के साथ ये खेल ख़त्म कर दूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि ख़वातीन की शॉपिंग का सिलसिला 1 घंटे से ज़्यादा चलने वाला नहीं था। हम भट्ट साहब के घर से काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन अभी तक किसी सड़क पर इतनी कम ट्रैफिक नहीं थी कि मैं किसी को मुतवज्जह किए बगैर इन दोनों को नॉकआउट करके गाड़ी में पड़ा छोड़ देता और वापस लौट आता। मुझे ये तजस्सुस भी था कि आखिर वो मुझे कहाँ ले जा रहे थे और मेरे बारे में किस हद तक जानते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जब हम अपने घर से रवाना होने के बाद टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे, इस वक्त या फिर रास्ते में कहीं इनकी नज़र मुझ पर पड़ गई और इनकी उम्मीद बढ़ाई। मेरे साथ 3 औरतों के बारे में जो लिबास और वजह कहते थे एशियाई लगती थी, इन्होंने फ़र्ज़ कर लिया होगा कि इनका मुझसे कोई रिश्ता ज़रूर होगा। गालिबन इन्होंने भट्ट साहब के घर को मेरा घर समझ लिया था। हम टैक्सी से उतर के एक साथ अंदर गए, लेकिन कुछ देर बाद मैं अकेला ही बाहर आया था। फिर कहीं जाने के लिए टैक्सी तलाश कर रहा था। ये अंदाज़ा करना मुश्किल था कि वो कहाँ से मेरे पीछे लगे थे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि वो मुझसे 1.5 लाख पाउंड वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। किसी से पैसे वसूल करने का आसान और मौसर तरीका यही हो सकता है कि इसे गन पॉइंट पर अगवा करके कहीं कैद में रखा जाए और फिर इसकी रिहाई के बदले में घर वालों से मतलूबा रकम तलब की जाए और ये वाज़ह कर दिया जाए कि इनकार या पुलिस से मदद लेने की ज़रूरत में इन्हें एक लाश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शायद ये लोग भी ऐसा ही करना चाहते थे। बाद में वो तावान की रकम के लिए भट्ट साहब से रजू करते। भट्ट साहब की पोजीशन महफूज थी। वो कह सकते थे कि शाह आलम अपनी बहन की शादी के कपड़ों की खरीदारी के लिए बीवी और साली के साथ यहाँ आया था। इन्हें मेरा नाम ज़रूर मालूम था, मगर पता नहीं। ख़तरे की बात सिर्फ ये थी कि वो शीरी को जानते थे, जो पहले इनके पास आती जाती थी, और ये हो सकता था कि वो शीरी के नाइट क्लब का नाम भी बता दें। ऐसी सूरत में वो शीरी को साथ लेकर इसकी बहन तक पहुँच जाते। बिलाखिर गाड़ी 20 मिनट तक चलने के बाद एक ऐसे रिहायशी इलाके में पहुंची जो निस्बतन पसमानदा और उसका बुरा हाल था। यहाँ छोटे छोटे ख़राब खस्ता मकान करीब करीब बने हुए थे और यहाँ सियाफ़ाम अक्सरियत में थे। पुलिस और किसी हद तक मुतअस्सिब गोरों का ख्याल था कि ये जराइम पेशा लोगों की आबादी थी। चुनाचे शुरफा को दिन में अमूमन और रात के वक्त ख़ुसूसी इधर न जाने का मशवरा दिया जाता था। राह चलते किसी का लुट जाना एक आम सी बात थी। गाड़ी एक अहाते में पहुँच के रुक गई, जिसमें 4 छोटे छोटे तंग और तारीक घर बने हुए थे। हर घर के बाहर निकर बनियान वाले मर्द, औरतें और बच्चे फिर रहे थे। ये लिबास कम खर्च भी था और आसान भी। ख़वातीन की बनियानों के शौक जर्द, नीले और लाल रंग के थे और इनकी अक्सरियत का बदन भारी था। जीप एक बूढ़े के सामने ठहर की, जो ज़मीन पर फड़खड़ा मारे दरख्त के नीचे तने से टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था।
इसके सर और दाढ़ी के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद थे और वो देखने से ही गलीज लगता था। जब मुझे इसके सामने पेश किया गया तो इसने शराब की चिपटी सी बोतल मुझे पेश की, जिससे मुँह लगा के वो खुद भी पी रहा था। मैंने गर्दन हिला के इनकार कर दिया, मैं शराब नहीं पीता। मुझे घूरता रहा। मेरे लड़कों ने मुझे बताया है कि तुमने इनके साथ धोखा किया है, वो गलत कहते हैं। मेरा इनसे एक मायदा हुआ था। बड़े जनाटे से एक थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। बुढ़ा इतनी तेज़ी से हरकत में आया था कि मैं संभल न सका और नीचे गिर गया। माहिदे में धोखा शामिल था। मैंने कहा, क्या इस तरह तुम मुझसे रकम वसूल कर लोगे? अगर मैं जेल गया तो तुम्हारे लड़के भी जेल जाएंगे। होगर ने कहा, यह आधी रकम देने के लिए तैयार है। बुढ़े ने इसे गाली दी, फिर क्या मैं इसे जाने दूँ? जब ये वापस आएगा तो इसके साथ रकम नहीं पुलिस होगी। तुमने इसकी आंखों पर पट्टी क्यों नहीं बांधी थी? ब्रेट ने कहा, यह पुलिस के पास कैसे जा सकता है? होगर बोला, हमने इसका घर भी देख लिया है। इसके साथ 3 औरतें थी, रकम इनसे वसूल की जा सकती है। बुढ़े ने कुछ देर सोचा, ठीक है, फिर इसे शाम के वर्कशॉप में बंद कर दो। मैंने कहा, तुम लोग बिला वजह ही इतना तरद्दुद कर रहे हो। मैं आधी रकम देने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी रकम देने के लिए कोई भी आसानी से तैयार नहीं होता। बुढ़े ने घबरा के कहा, इसमें यकीनन धोखा है। क्या तुमने इसकी तलाशी ली है? होगर ने रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ कर रखा था। अभी तक मौका नहीं मिला था। ब्रट, तुम इसकी जेबों से हर चीज़ निकाल लो। ब्रट ने हुक्म की तामील की। इसमें 1000 पाउंड से ऊपर की रकम, मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड और मेरे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अमेरिकन एक्सपर्ट्स और ग्रैंड लेजर बैंक के क्रेडिट कार्ड थे। शाह आलम यही नाम है तुम्हारा? बुढ़े ने नकद रकम जेब में डालने के बाद कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? होगर ने फ़खरिया बताया, हमने घर देख लिया और इसे बाहर से उठा कर लाए हैं। ब्रेड बोला, मैं तो बिल्कुल ही मायूस हो चुका था कि शायद अब ये लंदन में ही नहीं होगा। जब आदमी के पास इतनी दौलत हो तो वो रूपोश होने के लिए मुल्क से बाहर भी जा सकता है। बुढ़े ने सर हिलाया, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। होगर ने कहा, ये इस घर में 3 औरतों के साथ गया था, इनमें से एक इसकी बीवी हो सकती है। बुढ़े ने कहा, तीनों भी हो सकती हैं, ये मुस्लिम है, वो 4 बीवियाँ रख सकते हैं। मैंने कहा, शट अप, इनमें से एक मेरी बहन थी, दूसरी बीवी की बहन थी। बुढ़े ने मेरा पर्स मुझे वापस कर दिया। हम तुम्हारे साथ बुरा सलूक करना नहीं चाहते। ये इंसाफ की बात है जो तुमको मान लेनी चाहिए। तुमने मेरे लड़कों को धोखे से इस्तेमाल किया और इनको सिर्फ 10-10 हज़ार दिए और इनसे 3 लाख पाउंड की डकैती कराई। अब शराफत से आधी रकम हमारे हवाले कर दो, जो हमारा हक है। मैंने कहा, मुझे कैद में रख के तुम ये रकम वसूल करोगे? जो जैसे सब करते हैं। वो बोला, हम तुमसे फ़ोन कराएंगे और एक ख़त भी लिखवाएंगे कि रकम खामोशी से अदा कर दी जाए, और अगर तुम्हारी तवक्कुआत पूरी ना हुई इसका खमियाजा तुम भुगतोगे। मैंने कहा, बात यह है कि बुढ़े ने कहा, बात बहुत साफ़ है, अगर तुम्हारी बीवी बहन को तुमसे मोहब्बत होगी तो वो तुम्हें ज़िंदा खरीद लेंगे और पूरा। हम भी तुम्हें पूरा ही लौटाना चाहते हैं और लाश की सूरत में नहीं, लेकिन मजबूरी में सब करना पड़ता है, वही जो फिल्मों और नावलों में होता है। होगर बोला। मैंने कहा, फिल्मों और नावलों में क्या होता है? ब्रट बोला, हम तुम्हारे लवाहिकीन को एक तारीख देंगे और एक जगह बताएंगे कि रकम वहाँ पहुँचा दे और हरामी पन्ना करें, वरना पहले हम तुम्हारा एक हाथ काटेंगे, इधर कलाई पर से। होगर ने सर हिलाया, नहीं, पहले दाएं हाथ की एक उंगली काट के इन्हें भेज देंगे, फिर बाएं हाथ की। एक एक करके 10 उंगलियां 10 दिन में इन्हें मिल जाएंगी। 10 दिन की मोहलत बहुत होती है। 11वें दिन हम एक हाथ भेजेंगे, फिर दूसरा 2 हफ्ते बाद तुम्हारी आखिरी किस्त इन्हें मौसूल होगी। वो 1.5 लाख बचा लेंगे और तुम्हारे टुकड़े जमा करते जाएंगे। जब लाश पूरी हो जाए तो दफना दें या जला दें। मैं इनकी बकवास इसलिए सुन रहा था कि मैं अहाते में मजमूई सूरत हाल का जायज़ा ले रहा। अहमकाना और अनाड़ीपन की बातों से साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो बड़ा जुर्म हैंडल नहीं कर सकते। वो छोटे मुजरिम थे। मामूली चोरी चुकारी और छोटी डकैती की वारदातें करने वाले कभी किसी औरत का हैंडबैग छीन कर भाग जाते हैं या किसी वीरान जगह पर अकेले आदमी को रोक के लूट लेते हैं और मगर्स कहलाते हैं। इहाते में शायद सब इन्हीं जैसे थे। यहाँ मैं चाहता 2 मिनट में ब्रट और होगर के साथ इनके गिरोह को नॉकआउट करके लुटा देता, इनके रिवाल्वर अपनी जेब में डालता और इन्हीं की गाड़ी लेकर निकल जाता, मगर मैं पकड़ जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लड़ाई शुरू होते ही वहाँ मौजूद सारे सियाफ हम इकट्ठे होकर मेरा रास्ता ब्लॉक कर देते और पुलिस को बुला लेते। चुनाचे मैंने शाम के गैराज तक जाना कबूल कर लिया। ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि ब्रट और होगर के साथ इनके गिर्द भी चल पड़े। मुझे पीछे बैठाया गया। ब्रट ने फिर ड्राइविंग संभाली और होगर मेरे साथ गन लेकर बैठ गया। अब मैंने इसके हाथ में पकड़े हुए रिवाल्वर को देखा। शाम का गैराज करीबी एक छोटे से अहाते का हिस्सा था। आसपास का सारा इलाका ऐसा ही था। वहाँ छोटे बड़े वर्कशॉप नज़र आ रहे थे। ब्रट ने गाड़ी को गैराज के सामने रोका और नीचे उतर के शटर का ताला खोलने लगा। रिवाल्वर मुझे दो, बुढ़े ने कहा था, मैं बाहर नज़र रखूँगा। ब्रट ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अब तुम खुद नीचे उतरोगे या मैं तुम्हें उठा के अंदर ले जाऊँ? होगर ने मुझे रिवाल्वर की नोक से पुश किया। चलो। मैं उतरते हुए कहा, देखो तुम बड़ी गलती कर रहे हो। अगर होगर मुश्तिल हो गया। शट अप, जो गलती हम कर चुके हैं इससे बड़ी थी गलती क्या हो सकती है? मैंने कहा, मुझे एक बात बताओ, आखिर मेरी बीवी इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करेगी? इससे क्या मालूम मेरे अकाउंट में कितनी रकम है, और मालूम हो तब भी वो निकाल तो नहीं सकती ना। खुद इसके अकाउंट में 200-400 पाउंड पड़े हों तो पड़े हों। तुम्हारे बैंक वाले चेक लेकर रकम दे सकते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन चेक बुक मेरी जेब में तो नहीं है ना। तुमने देख लिया, इसके अलावा? बुढ़े ने कहा था, इसके अलावा क्या? अगर तुम में से कोई 1.5 लाख पाउंड का एक बैरियर चेक पेश करे तो बैंक वाले लाजमी शक करेंगे। हो सकता है कि वो तुम्हें किसी बहाने से टाल दें, झूठ बोल दें कि अकाउंट में रकम नहीं है या दस्तखत नहीं थे, मगर ये भी हो सकता है कि पुलिस को बुला लें। होगर चिल्लाने लगा, तुम रकम के मामले में अपने दिमाग पर जोर मत डालो। इसका बंदोबस्त तुम्हारे लवाहिकीन को करना है। तुम्हारी बीवी खुद को बेच के भी रकम लाएगी। वो भीख मांगे या चोरी करे, हमें क्या? ब्रट ने शटर उठाया। अंदर अंधेरा था। इसने एक बल्ब रोशन कर दिया, मगर इसकी जर्द रोशनी अंदर के माहौल की तारीकी दूर करने में नाकाम थी। मुझे यही जगह पसंद आई। यहाँ मैं इन तीनों को इत्मीनान से नॉकआउट करके बांध के और खामोश करके जा सकता था।
कम से कम 6-8 घंटे तक इनको पूछने कोई ना आता और वो रात भर बेदस्त तो दवा पड़े रहते। ब्रट ने मुझे पीछे से धक्का देकर आगे किया। अब तुम अपनी बीवी के नाम एक ख़त लिखोगे? होगर मुझसे चंद कदम के फासले पर रिवाल्वर लिए खड़ा था। बाद में तुम इसे फ़ोन पर समझा देना कि इसने 1.5 लाख पाउंड हासिल ना किया तो ये ख़तरनाक मुजरिम मुझे कत्ल कर देंगे। अगर वो इस पर भी ना समझी तो फिर हम इसे दूसरी तरह समझाएंगे। मैंने कहा ओके, मुझे कागज़ और कलम दो। ब्रट ने एक पुरानी मेज़ की गंदी दराज खोल के एक कापी निकाली और पेन तलाश करने लगा। ये मौका मेरे लिए इंतहाई मुनासिब था। मेरे बहुत करीब एक इंजन के तेल में डूबे हुए पार्ट्स रखे हुए थे। मैंने गरारी उठाई जो किसी गियर बॉक्स का हिस्सा लगती थी, मगर होकर मेरे हाथ की हरकत देखने में नाकाम रहा। मेरा हाथ एकदम घुमा और गरारी किसी तोप से निकलते हुए गोले की तरह होकर के सर पर लगी। वह चीख मार के पीछे गिरा। 1 सेकंड के भी कम वक्त में मैं अपनी जगह से जिस लगा के होकर पर जा गिरा। इसका सर फट गया था और आँख ज़ाया हो गई थी। मेरे हाथ खून में भर गए, मगर मैंने पाँव की ठोकर मार के रिवाल्वर को दूर कर दिया था। ब्रट इतनी देर में मुझ तक पहुँच गया था। इसके हाथ में एक्सल की फौलादी राड थी जो मेरे सर पर मारने के लिए बुलंद कर चुका था, मगर कज़ा मेरी नहीं होगी, होगर की आई थी। शायद इसे ही मफहूम और नौश्ता तकदीर का नाम दिया जाता है। होगर को अपने भाई के हाथों हलाक होना था और इसे कोई टाल नहीं सकता था। मेरे पीछे देखे बगैर एकदम पलट गया और मेरे सर की तरफ आने वाली लोहे की राड पूरी कुव्वत के साथ होगर की गर्दन पर पड़ी। इस ख्याल ने ब्रट को दीवाना कर दिया कि वो अपने भाई को कत्ल कर चुका है। वो बड़े कर्ब में चिल्लाया और दीवानों की तरह पलट के मुझ पर हमला आवर हुआ, मगर अब मैं इसके इस्तकबाल के लिए तैयार था। इसने फिर लोहे की राड घुमाई, मगर मैं गोता मार गया और राड मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैंने झुके झुके ब्रट को टक्कर मारी और एक ही झटके में इसे ऊपर उठा के दूर फेंक दिया। यह इसकी बदकिस्मती कि वो किसी ट्रक के इस हिस्से पर गिरा जो पिछले दोनों पहियों को जोड़ के रखता था। इसके दरमियान मैं डिफरेंशियल होता था, किसी फूले हुए फौलादी पेड़ की तरह। ब्रट गर कर बेसुध हो गया, मगर फिर इसके ऊपर स्टीयरिंग व्हील गिर गया और जो लंबी सी राड के साथ दीवार के सहारे खड़ा था। इसके बाद वो उठ ना सका। मेरी नज़र बार बार शटर वाले गेट की तरफ जाती थी जिसका दरवाज़ा बंद था। बुढ़ी ने इसके अंदर होने वाली चीखों पुकार और चीज़ों के गिरने की आवाज़ नहीं सुनी थी। वो शायद कुछ ऊंचा भी सुनता था। मेरा ख्याल था कि वो होगर या ब्रट के चिल्लाने की आवाज़ पर ज़रूर मुतवज्जा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसे अंदर बुलाने के लिए मैंने शटर के करीब जाके इस पर ज़ोर से हाथ मारे और हलक से एक करमनाक आवाज़ निकाली। अब बुढ़े ने बाहर से चिल्ला के होगर को और फिर ब्रट को पुकारा। फिर वो शटर उठा के अंदर आया। मैंने इसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर इसके मुंह पर एक भरपूर मुक्का रसीद किया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और दीवार से टकरा के गिरने लगा, मगर गिरते गिरते भी इसने रिवाल्वर उठा के फायर करने की कोशिश की। मैं तेज़ी से एक तरफ ना हुआ होता तो गोली का निशाना बन सकता था। धमाका बड़ा शदीद था और गोली शायद मेरे कान के पास से गुजरी थी कि मेरे कानों में शाएं शाएं हो रही थी। मैंने बुड्ढे को दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया था और इसे एक किक मारी जो इसके जबड़ों पर लगी। मैंने इसके हाथ से रिवाल्वर लिया और इसे खींच कर ब्रट की तरफ ले गया। अपने हाथ वाश बेसन में अच्छी तरह धो के मैंने बाप बेटे को इन तारों से बांधा जो वहाँ हर तरफ बिखरे पड़े थे। अब वो इस काबिल न थे कि होश में आने बाद कुछ कर सकते। होगर यकीनन मर चुका था और जिस किस्म की ज़िंदगी वो गुजार रहा था इसमें यह इंजाम किसी भी वक्त मुतवक्का था। मेरी यह कहना शायद सही ना हो कि वो लालच में मारा गया। वो सारे गैर कानूनी और नाजायज़ काम पैसे के लिए करते थे। इस ख्याल से इनका मुश्तिल होना गलत न था कि मैं इन्हें बेवकूफ़ बना के एक ऐसा काम करा लिया जो वो हकीकत मालूम होने पर कभी ना करते, क्योंकि इनमें इनकी जान भी जा सकती थी। अगर मैं इन्हें कहता कि ये लो $10,000 और वो गाड़ी छीन लो जिसमें जिम्मी के पास 3 लाख पाउंड्स होंगे, तो ये सुनते ही वो भाग जाते। लाइल्मी के पास इन्होंने 3 लाख पाउंड्स की डकैती की वारदात की, लेकिन इनके हिस्से में सिर्फ 10-10 हज़ार आए। असल बात इन्हें अखबारात से मालूम हुई तो इन्होंने गुस्से में मुझे कत्ल करने के बजाय पहले मुझसे 1 लाख पाउंड वसूल करने का फ़ैसला किया, फिर रकम बढ़ा कर 1.5 लाख पाउंड कर दी, मगर तकदीर इनके साथ न थी। अपने मुतालबे को मबनी पर हक और इंसाफ समझने के बावजूद होगर खुद अपने भाई के हाथों कत्ल हो चुका था और ब्रट अपने बाप के साथ ज़ख्मी पड़ा था। गैराज से निकलते हुए मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मैंने शटर को लॉक कर दिया और इस अजूबा जीप में बैठ गया जिसे इन दोनों भाइयों ने अपनी पसंद और महारत से आरास्ता किया था। पहले मेरा इरादा था कि जीप को यहीं छोड़ दूँ, मगर मकफल गैराज के सामने गाड़ी को लावारिस खड़ा देख के बहुत से लोग शक में मुब्तला हो जाते। चुनांचे मैंने चाबी लगा के इसे स्टार्ट किया और घुमा के वापस ले। ये बात अब यकीनी थी कि होश में आने के बाद ब्रट और इसका बाप मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। सिर्फ वही नहीं, इनके बहुत से जराइम पेशे साथी कातलाना अज़ाइम के साथ मेरी तलाश शुरू कर देंगे। लेकिन फौरी तौर पर मुझे कोई ख़तरा नहीं था। होश में आने के बाद इन्हें सोचना पड़ेगा कि वो पुलिस के सामने क्या बयान देंगे। ये कैसे बताएंगे वो शाह आलम को यहाँ क्यों लाए थे और कैसे लाए थे, और होगर जिस झगड़े में मारा गया था उसका आगाज़ किसने किया था। होगर की मौत मेरे हाथों नहीं हुई थी। इसके कत्ल का इल्ज़ाम बराह रास्त इसके भाई पर आता था। अगर वो मेरे खिलाफ कानूनी जंग का आगाज़ करते तो खुद फंस जाते। चुनांचे मुझे यकीन था वो किसी न किसी तरह होगर की मौत के मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। इस मामले में इनके सियाफाम और जराइम पेशा बरादरी पूरी तरह इनकी मदद करेगी। वो जैसे ही फिट होंगे मुझे कत्ल करने के लिए मिशन पर निकल खड़े होंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी मेरे पास चंद दिन की मोहलत थी, लेकिन बाद में एक और बात ऐसी हुई कि मेरे लिए फौरी तौर पर लंदन से रवानगी नागुज़ीर होगी। मैंने जीप को एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ बहुत सी गाड़ियों के दरमियान इसकी मौजूदगी किसी हैरानी का सबब बन सकती थी, परेशानी का नहीं। जीप में मैं अपनी मौजूदगी के सारे निशानात मिटा के मैंने तकरीबन 1 फरलांग का फासला पैदल तय किया और फिर टैक्सी में बैठ गया।
बट साहब के घर से रवानगी के ठीक 1 घंटा 10 मिनट बाद मैं फिर वहीं था। ख़वातीन ने अहम चीज़ों की ख़रीदारी मुकम्मल कर ली थी और अब सानवी हैसियत रखने वाली छोटी मोटी चीज़ों का इंतखाब हो रहा था। एनी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने बड़े सुकून से जवाब दिया, तुम अपने काम में मसरूफ़ थी, मैंने सोचा एक छोटा सा काम निपटा लूँ। अच्छा, आप कपड़े देखें जो हमने पसंद किए हैं। रोशनी ने नागवारी से कहा, हमने नहीं, सिर्फ तुमने। एनी की बजाय शीरी ने जवाब दिया, ओहो, हर शख्स की पसंद अलग होती है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। हम फिर किसके लिए साथ आए थे? रोशनी का मूड ख़राब ही रहा। फिर मुझे एक ख्याल आया, रोशनी तुमने कुछ नहीं लिया अपने लिए, अगर हमारी शादी भी तो है ना इसके बाद। शीरी ने कहा, यानी अब तुम अलग खर्च करोगे? यार इससे काम चला लेना, एक दिन में ये कपड़े घुस के पुराने थोड़ी हो जाएंगे। मैंने कहा, रोशनी की मर्ज़ी है। रोशनी का मुझे ये ढको सिले अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा, फिर क्या अच्छा लगता है? रोशनी ने कहा, इस रिश्ते की कानूनी और इखलाकी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसी रस्मों का और धूमधाम का अगर आपस का एतमाद ना हो। ये तुमने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे और आकिल के दरमियान? एनी चिरागपा होकर बोली, मैंने तुम्हारी बात नहीं की। रोशनी ने इसकी बात काट दी। जो सवाल शाहजी ने मुझसे किया था मैं उसका जवाब दे रही थी। बट साहब की बेगम ने इन निजी नौयत के इख्तलाफी मामला से ख़ुद को अलग रखा और एनी को दूसरी चीज़ें दिखाती रही। शीरी गैर जानिबदार रहते हुए एनी को अपनी राय देती रही, मगर रोशनी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रही। शायद ये ख्याल फिर इसके जहन में नौ के खार की तरह खलिश पैदा कर रहा था कि मैंने इसकी ख्वाहिशात पर ख़त तसीख पेर के मनमानी के, वरना एनी के साथ ही इसकी और मेरी शादी भी हो सकती थी। इसे मेरी किसी दलील या वजाहत ने मुतमईन नहीं किया था। वो अब भी मेरी तरफ से शकूक और अंदेशों का शिकार थी। बाहर आते ही रोशनी ने कहा, भाई मुझे तो घर जाना है। एनी ने कहा, लेकिन अभी तो बहुत से काम बाकी हैं, मेरे सर में दर्द है, तुम जाओ अपने काम करो, मैं टैक्सी लेकर वापस घर चली जाती हूँ। शीरी तो चलेगी मेरे साथ? शीरी ने साफ इनकार कर दिया, मैं सारे काम निपटा के इन्हीं के साथ आऊँगी। हमने मज़ीद 3 घंटे एनी का मेकअप कराने और इसे क्यों ज्वेलरी खरीद कर देने में मसरफ़ किए। अब सिर्फ इसे दुल्हन बनाना बाकी था और ये जिम्मेदारी शीरी कबूल कर चुकी थी। वापस जाते हुए मैंने टैक्सी को आकिल के घर तरफ मोड़ कर सोचा और फिर इरादा बदल दिया। मैंने एनी और शीरी से कहा कि वो सीधी घर जाएँ, मैं दूल्हा को कपड़े और सहरा वगैरह पहुँचा के आता हूँ। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि शीरी वो घर देखे जहाँ एनी को रुखसत होकर जाना था। मैंने कॉल बेल बजाई तो आकिल ने डोर आई से मुझे देखा और बोला, अकेले ही हो ना? मैंने कहा, नहीं, पूरी बारात है मेरे साथ। इसने दरवाज़ा खोल दिया और हंसने लगा। ओ यार, मेरा हुलिया कुछ गैर शरीफाना सा हो रहा था, तुम्हारी कोई बात नहीं। वो सिर्फ अंडरवेयर में था और गर्दो गबार में भूत बना हुआ था। मैंने इसे घड़ी दिखाई, खुदा के बंदे तुम अभी तक सफाई में लगे हुए हो? वो बोला, नहीं, काम ख़त्म हो गया, मैं बस नहाने के लिए जा रहा था। मैंने इस अपार्टमेंट को देखा जो हमेशा एक कबाड़ खाने का मंजर पेश करता था। आकिल ने इसे साफ करके चमका दिया था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी और फालतू चीज़ें गायब हो गई थी। बेड पर नई चादर बिछी हुई थी, कमरे का कालीन और पर्दे सब नए थे, यहाँ तक कि दोनों कमरों का फर्नीचर तब्दील हो चुका था। तुमने तो कमाल कर दिया यार, मैंने कहा। सच पूछो तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब एनी पहले ही खरीद चुकी थी। इसने हर चीज़ पसंद कर ली थी। आज फर्नीचर, पर्दे, कालीन सब वही लोग लगा के गए जिनसे हमने ये चीज़ें खरीदी थी। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही घर है। घर तो ये अब बनेगा, पहले मकान बल्कि कबाड़ खाना ही था। एनी की पसंद तुम्हें कैसी लगी? मैंने कहा, बहुत आला, लेकिन उससे ज़्यादा ये बात अच्छी लगी कि तुमने इसकी पसंद को इतनी अहमियत दी। खैर, तुम ये देखो, ये क्या है? मैंने कहा, दूल्हा मियाँ, ये कपड़े हैं, आप ज़ेब तन फरमाएंगे। और ये क्या है? आपका सेहरा। आकिल के चेहरे पर 12 बज गए। मैं ये पहनूंगा? मैंने कहा, क्यों, तुमने कहा नहीं था? कसम खुदा की मैं मजाक कर रहा था, मैं ऐसे जोकर बन के नहीं आऊँगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने इसे डांटा, ऐसी की तैसी लोगों की, ये सब एनी ने अपनी पसंद से ख़रीदे हैं और तुम जानते हो अगर तुमने इसकी ख्वाहिश पूरी ना की तो वो क्या करेगी? वो हंगामा खड़ा कर देगी और कुछ बाईद नहीं कि शादी से ही इनकार कर दे। इसके गुस्से को तुम नहीं जानते। वो रोनी आवाज़ में बोला, अच्छा फिर तो मजबूरी है, मगर मैं इस ज़ालिमाना इस्तेसाल के ख़िलाफ़ एहतजाज करता हूँ। ये बदमाशी है, ब्लैकमेलिंग है। मैंने कहा, इस्तेसाल कभी दोस्ताना या शरीफाना नहीं होता। बरखुदार, हंसने वाले कौन होंगे तुम्हारे अपने दोस्त? इन्हें बता देना कि ससुराल वाले बड़े जाहिल और दकियानुसी हैं। वो बोला, कोई हर्ज है मैं अगर वहाँ आके इंसान से दूल्हा बन जाऊँ? मैंने कहा, नो, तुम तैयार होके आ जाओ। दरअसल इस वक्त मेरे यहाँ आने की एक और वजह भी है। मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया था। कैसा हादसा? मैंने कहा, यार वो होगर और ब्रड मिल गए थे। ब्रड इसका भाई है। इन्होंने खबर सुन के अंदाज़ा कर लिया कि हमने इन्हें बेवकूफ़ बना के इनसे 3 लाख पाउंड की डकैती करवाई और दिए सिर्फ 10-10 हज़ार पाउंड। अब वो अपना हिस्सा मांग रहे थे। कितना हिस्सा मांग रहे थे? इनका मुतालबा था कि निस्फ हमारा निस्फ तुम्हारा, और अपना मुतालबा मनवाने के लिए मुझे गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए थे। इनके साथ इनका बाप भी था। वो मुझे यरकलवाल बना के तुम लोगों से 1.5 लाख पाउंड तलब करते वक्त, वरना मुझे मार देते। ऐसी की तैसी इनकी। मैंने कहा, वो तो मैंने कर दी है, होकर मारा गया, मेरे हाथों नहीं, खुद भाई के इसकी गर्दन तोड़ दी। वार इसने मुझ पर किया था, मगर मैं बीच से हट गया और लोहे की डाढ़ लगी होकर की गर्दन पर। इसके बाद मैंने ब्रड की भी ठीक ठाक धुलाई की और इनके खबीस बाप को भी दिन में तारे दिखा दिए। दोनों ज़ख्मी पड़े हैं इसके राज में जहाँ वो मुझे बंद करने के लिए गए थे। लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिल गए? मैंने कहा, वो मुझे तलाश कर रहे थे और इन्होंने इत्तेफाक से मुझे सड़क पर देख लिया। मैंने इसे सारी बात बता दी। फिर अब क्या होगा? आकिल परेशानी से बोला। मैंने कहा, होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन एहतियात का तकाजा है कि अब मैं फ़ौरन लंदन से निकल जाऊँ, वरना इस बार कत्ल जैसा संगीन इल्ज़ाम भी लग सकता है और ये पुलिस केस बन गया तो सारे मामला तश्त तो अज़बाम हो जाएंगे। मेरा तो तुम्हें यही मशवरा है कि बस आज की रात यहाँ रहो, कल शिफ्ट कर जाओ।
इस घर में जो हमने किराए पर लिया था। आकिल ने इस बात में सर हिलाया। तेरे अलावा और कौन जानता है इस हादसे के बारे में? कोई भी नहीं, और मेरा इरादा भी नहीं है कि किसी को कुछ बताने का। मैं कोशिश करूँगा कि हम कल ही किसी फ़्लाइट से रवाना हो जाए। हम यानी तुम और रोशनी। बिल्कुल ठीक है, मैं कल ही पाकिस्तान जाने वाली किसी फ़्लाइट पर तुम्हारे लिए बुकिंग करा देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे दोस्त यानी बाराती किस वक्त आएंगे? 8:30 बजे। अभी तो 5 बजे हैं। मैंने कहा अच्छा तुम नहा लो, मैं इतनी देर में कुछ फ़ोन कर लूँ। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इस वक्त दोपहर के 12 बजे थे, मगर नीलम मुझे घर पर मिल गई। नासिर कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा मैं अपने मुंह से अपनी ज़ुबान से बको मत, तुम पाकिस्तान पहुँच गए हो? अभी नहीं। वो शोर करने लगी। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुम चंद दिन का कह कर गए थे, वो आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, क्या वापस आना नहीं चाहते? मैंने कहा तुम जानती हो मैं कुछ नहीं जानती। नीलम ने मेरी बात काट दी। लेकिन सब मुझसे ही पूछते हैं कि तुम कब वापस आ रहे हो। आखिर तुमसे क्यों पूछते हैं सब? इसलिए कि तुम फ़ोन पर मिलते नहीं, किसी को पता नहीं कि तुम कहाँ हो। ख़ुद तुमने किसी से फ़ोन पर बात नहीं की। मैंने कहा ये ठीक है कि मैं फ़ोन नहीं कर सका, मगर मुझे भी किसी ने फ़ोन नहीं किया। ये बात पूछना अपनी एक्ट्रेस बीवी से किसी भी वक्त कोई भी फ़ोन करे वो कह देती है कि शाह साहब घर पर नहीं है और कुछ पता नहीं कब वापस आएंगे। रात भर कहाँ गायब रहते हो तुम? मैंने कहा इसने मुझे नहीं बताया। ख़ुद मैंने कम से कम 3 बार तुम्हें आधी रात के बाद फ़ोन किया। यानी इस वक्त लंदन में रात के 2 बजे होंगे। शबनम और चंदा सब ने 12, 1, 2 या यहाँ तक कि सुबह 4 बजे भी फ़ोन किया। मैंने एक रात भी घर से बाहर नहीं रहा। तुम्हारा फ़ोन मुसलसल इंगेज मिलता था। वो ज़रूर रिसीवर उठा के एक तरफ रख देती होगी। मैंने कहा उल्लू की पट्टी, आज पूछूंगा इससे। ख़ुद तुम्हें ख्याल नहीं आया कि यहाँ भी है तुम्हारे चाहने वाले? मैंने कहा अब मैं फ़ोन पर क्या बताऊँ, तुम सखन फ़हम हो, इसलिए गालिब की ज़ुबान में कहता हूँ। गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। वो बोली मैं बस निकल रही थी और 5 मिनट ताख़ीर करते तो मैं ना मिलती। मैंने कहा तुम्हारे लिए एक इतला थी पुरमसरत भी और अफसोसनाक भी। आज ऐनी की शादी हो रही है। शादी हो रही है आज? मैंने कहा हाँ, लेकिन ऐसे अचानक, ऐसी क्या जल्दी थी? मैंने कहा मजबूरी थी नीलम, मैं ऐनी को अपने साथ पाकिस्तान लाने का कोई रिस्क नहीं ले सकता था, और इसे यहाँ ऐसे ही आकिल के पास छोड़ना भी गलत था। जो खुद आकिल ने कहा कि वो ऐनी की जिम्मेदारी कबूल कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। मैंने भी सोचा और गौर किया तो यही ठीक लगा कि इनका निकाह पढ़वा दिया जाए। चुनांचे आज शाम ये तकरीब है। नीलम की खफकी बरकरार रही, मगर ऐसी भी क्या जल्दी थी? तुम 2-4 दिन पहले बता देते, हफ्ता 10 दिन में गुजर जाते तो कौन सी क़यामत आ जाती। मैंने कहा मेरा लंदन में रुकना अब ख़तरनाक होता जा रहा है। हाँ, मैंने कुछ अखबारों में देखा, कुछ शबनम से मालूम हुआ कि तुम वहाँ क्या गुल खिलाते फिर रहे हो। मैंने कहा अब तो पूरा गुलिस्तान खिल गया है। अगर कल तक मैं आशियाना चमन से ना उठाया तो फिर कुफ्स में गुजरेंगी बहारें। तुम्हें क्या मालूम यहाँ सब कितने परेशान हैं। मैंने कहा मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई वजह नहीं होती और मैं किसी खाम खा के मामले में मुलविस हो जाता हूँ। ये मत कहो जानते बूझने तुमने मुसीबत को आवाज़ दी, रबनुमा जैसे लोगों से पंगा लिया। छोड़ दो ये सारे चक्कर। मैंने कहा छोड़ दूँगा। अभी तो सूरत हाल ये है कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, मगर कंबल मुझे नहीं छोड़ता। बस 1-2 दिन की बात है, फिर अपनी ज़िंदगी जी सकूँगा। शाह आलम का खेल ख़त्म हो जाएगा। नीलम ने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी कैसे हो रही है। मैंने इसे मुख्तसरन बताने की कोशिश की, मगर अब तफसील जानना चाहती थी। मुझे शादी की तैयारी और इंतज़ामात से